हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, योर फेवरेट चैनल। और मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और लेके आ गए हुए एक और रिवीजन सीरीज जहां पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ क्लास 11th अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। लेकिन बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे ही सब्जेक्ट्स के। एंड अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम कवर करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। नॉट जस्ट सीबीएसई, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड टू हियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल भी आपको कहीं भटकना नहीं है, घबराना नहीं है, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, हमारे साथ बने रहना है। फाइन, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज हमारी जो रिवीजन सीरीज है ना बहुत लंबी लंबी जाती है। क्यों? बिकॉज हर एक चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है और फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में ही सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँ। तो इससे पहले वाला जो रिवीजन था, मैंने कोशिश करी थी कि कंज्यूमर बिहेवियर को मैं सारी जो चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ते हैं उसको मैं कवर कर पाऊँ। देखो, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि चैप्टर नंबर 2 होगा आपका कंज्यूमर बिहेवियर, चैप्टर नंबर 3 होगा आपके पास डिमांड और चैप्टर नंबर 4 होगा आपके पास ए लास्ट सिटी ऑफ डिमांड, राइट। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले पार्ट को मैं एक पार्ट में कवर कर दूं। और अब मैं कोशिश करूंगी भाई कि डिमांड वाला जो पार्ट है ना, तो सारा डिमांड का जितना भी सारी चीजें इसमें कवर कर दूं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स, दैट इज डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो पहला वाला वीडियो देखना है, डिमांड का देखना है तो ये वाला वीडियो देखना है, और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का देखना है तो आने वाला वीडियो देखना है। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉ ऑफ डिमांड से पहले, है ना। लॉ ऑफ डिमांड तो बहुत फेवरेट है मेरा, उसको तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिविजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। अगर आपने ऑलरेडी इसके नोट्स बना रखे हैं तो अपने नोट्स को खोल के रखिए, साथ साथ में रिवीजन करते हुए चलेंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं नीड्स की बात करूँ स्टूडेंट्स, नीड्स क्या होती है? ऐसी चीज़ें जो हमें सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, सेफ्टी, वाटर, राइट। तो ये सब क्या है? हमारे लिए नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज। इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए? नीड्स। वांट्स क्या होती है? एक तरीके से हमारी विलिंगनेस कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, समथिंग यू वांट। सो वांट का इट इज अ विश, अ प्रोडक्ट डिजायर्ड बाय अ कंज्यूमर दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस टू सर्वाइव। ये विश है, ठीक है। अगर ये नहीं भी पूरी होगी तो हमारा ऐसे मरने जैसा नहीं हो जाएगा, लेकिन नीड्स का है ना, कि अगर हमें वाटर एक नेसेसिटी है, अगर वाटर हमें नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सफर। लेकिन ये वांट्स क्या होती हैं? जैसे कि क्या होता है कि मेरी वांट है यार, मैं चाहती हूँ मेरा भी आईफोन हो, मुझे भी आईफोन लेना है, बट ऐसा तो नहीं है आईफोन नहीं आएगा तो मुझसे जीते नहीं बनेगा। कुछ लोगों से नहीं बनता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, स्टेटस सिंबल कॉन्शियस की, सबके पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए, वो वाला केस अलग है। लेकिन अगर सपोज मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास नॉर्मल फोन है, तो उससे भी मेरा काम चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ मरने जीने वाला हालत नहीं हो रही। तो वांट्स क्या होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स? समथिंग विच यू डिजायर, फाइन, जैसे कि आईफोन, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट जो मेरे पास है डिमांड्स। और डिमांड क्या होता है? डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बोल सकती हूँ किसी नीड को पूरी करने के आपके पास जब जेब में पैसे हो। समझे नहीं? मतलब सपोज कि मैंने बोला कि मेरी नीड है कि यार मुझे 2 वक्त की रोटी सबकी नीड होती है ना, या मुझे यार मुझे खाना है। सपोज पानी की बोतल अगर 40 रुपए की है, मैं बोलूँगी यार मुझे वो बोतल चाहिए, तो मैं उसको पे कर सकती हूँ एट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरी डिमांड फुलफिल हो गई। तो डिमांड में ना कुछ चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन सी? सबसे पहले क्या होनी चाहिए? आपको वो क्वांटिटी जो वो देने को रेडी है आपको परचेज करना चाहिए, मतलब आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे वो चीज़ को परचेज करना है। और उस चीज़ को परचेज करने के लिए एट गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब अभी के समय में मेरे पास पैसे होने चाहिए। सो वी कैन से दैट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। मतलब अभी के सिचुएशन में अगर मैं आज बोल रही हूँ कि यार मुझे वाली बॉटल चाहिए, अगर मैं उसको परचेज कर सकती हूँ, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं उसको परचेज कर सकती हूँ, तो मैंने अपनी डिमांड फुलफिल कर ली है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स, वांट्स एंड डिमांड स्टूडेंट्स? नीड क्या है? हमारी बेसिक नेसेसिटी है, फाइन। तो डिमांड किसकी हम पूरी करते हैं? नीड्स की। और वांट्स क्या होता है? जो चीज़ अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज समथिंग विच आई वांट। फाइन, क्लियर? तो बहुत शॉर्ट में मैंने समझाया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। ओके, नाउ मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब देखो, जो डिमांड हम पढ़ने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें 2 टाइप्स की डिमांड हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है हमारे पास मार्केट डिमांड। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सपोज मुझे लेना है कि भाई पर्टिकुलर कोई चीज़ लेनी है, सपोज लीचीज़, है ना, लीचीज़ मुझे लेनी है, तो मुझे लीची चाहिए।
तो क्या होता है कि मैं कितना प्राइस देने को रेडी हूँ, वन कंज्यूमर एक कमोडिटी के पीछे यानी लीची के लिए कितना रेडी है प्राइस देने के लिए। अगर वो बोल रहा है कि नहीं 150 रुपीज़ पर किलोग्राम है, मैं बोल रही हूँ कि चलो ठीक है मुझे आप आधा किलो दे दो या मुझे चलो 2 किलो दे दो, तो मेरी क्या डिमांड है, मतलब मैं उसको ऑफकोर्स पहले तो मैं उसको परचेज करना चाह रही हूँ तो मेरी विलिंगनेस है, प्लस मेरे पास अभी पैसे हैं भी कि मैं उस चीज़ को खरीद सकती हूँ, तो मतलब मैं डिमांड तो पूरी कर रही हूँ। लेकिन मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई सामान लेने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। ठीक है, समझे बात को, वन सिंगल कंज्यूमर एंड वन सिंगल कमोडिटी। जैसे कि मैं थी और मुझे लीची खरीदनी थी, वहीं पे जब मैं बात कर रही हूँ मार्केट डिमांड की स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे हैं कि भाई सारे कस्टमर्स को वो कमोडिटी के लिए कितना प्राइस देने को रेडी है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि लीची मुझे चाहिए, ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ 10 लोग भी और लेना चाह रहे हैं लीची, और लीची उसके पास कम है, तो बढ़ा देगा ना कि भाई मेरे पास तो इतनी है, 40 रुपये मतलब 150 रुपीज़ की मिल रही है, लेकिन आप सभी को चाहिए तो जो 200 में लेने को रेडी है वो ले लो। तो क्या होता है भाई, जब कोई भी चीज़ की शॉर्टेज रहती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि लोगों को डिमांड बढ़ जाती है। तो आपको ये समझना है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि मार्केट डिमांड ये सिचुएशन होगी जब सारे ही कस्टमर्स उस कमोडिटी को खरीदने में इंटरेस्ट हो, यानी लीचीज को खरीदना चाह रहे हैं, तो मतलब सारे कस्टमर्स का क्या डिमांड है उसको मैं बोलूँगी मार्केट डिमांड। अब देखना, याद रखना है कि मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड दोनों सेम नहीं है। एग्रीगेट डिमांड हम जब पढ़ते हैं ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम सारे कस्टमर्स को लेते हैं अगेन, लेकिन हम सारी कमोडिटीज को भी लेते हैं, मीन्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल द कंज्यूमर्स आर कंबाइंड टुगेदर। फाइन। लेकिन मार्केट डिमांड में क्या हो रहा है, मार्केट डिमांड में मैं एक गुड की बात कर रही हूं लेकिन ऑल कंज्यूमर्स हैं। ओके, और यहां पे क्या है, वन गुड एंड वन कंज्यूमर, कि एज एन इंडिविजुअल कितनी डिमांड है, मैं कितना डिमांड करने को रेडी हूँ उस प्राइस पे, और ये सारे लोग मतलब ऑल द पीपल अराउंड वो कितना पे करने को रेडी फॉर वन कमोडिटी, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। अब इन दोनों के ही ना डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स नहीं समझा आपको डिमांड फंक्शन समझ नहीं आएगा, ठीक है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने में भी दिक्कत जाएगी। दैट इज वाई जो अभी आने वाली स्लाइड होने वाली है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फाइन, तो अभी आपको समझ में आया कि इंडिविजुअल डिमांड जो होता है इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ सिंगल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर, और मार्केट डिमांड इज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बाय ऑल द कंज्यूमर्स who buy that product, thus the market demand is the aggregate of individual demand। यानी अब देखो मैंने क्या बोला, all the consumer, अब ऑल द कंज्यूमर क्या है, एक एक कंज्यूमर बनकर तो ग्रुप बन रहा है ना, तो मतलब मैं सारे इंडिविजुअल्स को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब सबकी इंडिविजुअल को जोड़ के मेरे पास मार्केट डिमांड आ गई। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मार्केट डिमांड, इट इज बेसिकली टू सम अप ऑल द इंडिविजुअल डिमांड, सारे इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड। क्लियर हुआ, समझ आया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का ऐसे भी देखो, जैसे किसी का सर्दी जुकाम हो रहा है ना, उसका गले में खराश हो रही है, कैसी होती है हम ऐसे करते रहते हैं, है ना। अब सपोज मुझे विक्स चाहिए तो मैं गई, भाई मुझे विक्स दे दो। अब सीजन क्या होता है, कभी कभी वायरल का सीजन आ जाता है, सब बीमार पड़ने लगते हैं, सब पहुंच जाते हैं कि भाई बोलते हैं मार्केट डिमांड बढ़ गई है, सब विक्स खरीद रहे हैं, सब डोलो खरीद रहे हैं, क्यों, बिकॉज भाई ऐसा सिचुएशन आ गया कि सबको वो कमोडिटी चाहिए। पहले कभी कभी ऑफ सीजन में किसी एक का गला खराब हो गया तो वो लेने चला गया विक्स, वो बात अलग है, लेकिन जब सारे कस्टमर्स एक कमोडिटी को लेने के लिए भग रहे हैं मतलब मार्केट डिमांड हमारी बढ़ चुकी है। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स, है ना, ऐसे याद रख लेना, फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। याद रखना कि इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ के ही मार्केट डिमांड बनता है, तो जो मैं फैक्टर्स और जो डिटर्मिनेंट्स आपको अभी पढ़ाने वाली हूँ वो आपके मार्केट डिमांड में ऐड होने वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसको मैं PX भी लिख सकती हूँ। ठीक है, साथ साथ में ये भी लर्न करते हुए चले जाओ ताकि आपको डिमांड फंक्शन जब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद तो ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जिसको मैं PX लिखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम लिखते हैं PT। फाइन, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट दैट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, को मैं Y से डिनोट करती हूँ।
नेक्स्ट जो मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज द कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, जिसको आप ई से डिनोट कर सकते हो। और फिर हमारे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल डिमांड, कि भाई मैं लीची खरीदूं कि नहीं खरीदूं, विक्स खरीदूं कि नहीं खरीदूं। तो ये सारे फैक्टर्स एक तरीके से मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे कि यार वो चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। डिमांड क्या होता है, एक नीड को पूरा, यार मुझे लीची खाना है, मेरा मन है ना, मुझे चाहिए, या विक्स मुझे चाहिए, मेरा गला खराब हो रहा है, मुझे विक्स चाहिए। तो क्या है, मेरी ये डिमांड है ना। डिमांड कैसे, बिकॉज मैं उसके पैसे दे सकती हूँ और मुझे उस चीज़ को खरीदना भी है, तो नीड को फुलफिल करने को मैं डिमांड कह सकती हूँ। तो मेरी डिमांड है कि भाई मुझे वो चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बात करूँ, ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को, यानी मुझे इफेक्ट करेंगे कि मुझे वो चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। फाइन। तो इंडिविजुअल डिमांड का सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यार मेरा बहुत मन कर रहा है लीची खाने का, ये आपके साथ रोज़ होता है, यार लीची खानी, आप गए, मैंने बोला भैया कितने की है, मतलब 300 रुपये किलो। मैंने रख लो, लीची वाला 10 रुपये वाली बॉटल आती है ना, उसका जूस पी लूँगी, लीची का स्वाद आ जाएगा, मन भर जाएगा मेरा। तो क्या हो गया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब इतना ज़्यादा उसने महंगा बता दिया, मैं बोला कि भाई रहने दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारे साथ। ये एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बहुत रिलेटेबल लगेगा। जैसे हमें एकदम से बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, हम बोलते हैं ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फिर वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस हो रहा है, इतना महंगा कि जितना महंगा खाना नहीं होता तो डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं। हम बोलते हैं भाई रहने दे, मैगी बना ले तू, तो उसी में खुश हो जाएंगे। तो क्या होता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को देख के आपको लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं इतना नहीं दे पाऊंगी, इतना खर्चा नहीं हो पाएगा मुझसे। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी डिसाइड करता है। सिमिलरली क्या होता है, डीमार्ट आप जाते हो ना, कोई भी मार्केट आप गए, वहाँ देखो अरे भाई इतनी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, कहाँ ये 20 रुपये का बाहर मिलता है, 5 रुपये का दे रहे, बटोर लो। तो क्या होता है कि कई बार जब प्राइस कम होता है ना, तो हमारा मन करता है हम उस चीज़ को और ले लें। तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या किसी चीज़ का प्राइस सस्ता होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और कोई चीज़ प्राइस महंगा होगा तो उसकी डिमांड कम होगी। लेकिन इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये डिफर भी इसलिए करता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ महंगी होती है ना तो भी लोग खरीद लेते हैं, उनका लगता है कि ये महंगी है फिर तो मैं डेफिनेटली खरीदूंगी। वाई, बस मेरा स्टेटस है, महंगी चीज़ें खरीदने के लिए ही मैं बनी हूँ। ऐसे भी लोग होते हैं, फाइन, बट मैं कंजूस हूँ, अगर कोई चीज़ महंगी है तो मैं नहीं ले रही। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे चलता है, तो मैं शो ऑफ वाली कैटेगरी में नहीं आती। फाइन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई ना ये वाली कहानी। सबसे पहले क्या आता है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी खुद का प्राइस उसका महंगा या सस्ता है, उसके चक्कर में हम डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे वो सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो गुड्स आते हैं। सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, ये वर्ड तो हम इंग्लिश में बार बार सुनते रहते हैं कि इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब इसके बदले में मैंने ये ले लिया, ये हमारी टीम में अब है ना। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि बेसिकली आप ऐसे गुड्स को ले रहे हो जिससे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, या आप बोल सकती हूँ कि आपको काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये नहीं मिल रहा तो आप ये दे दो, चल जाएगा मुझे। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब साथ में यूज होना जरूरी है। जैसे कि इंक एंड पेन, तो हमने बोला भाई पेन पकड़ा दिया लिख लो, अब पेन में इंक ही नहीं है तो भाई मैं कैसे लिखूंगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी इंक और पेन दोनों होना जरूरी है। सिमिलरली कार एंड पेट्रोल, तुमने कार तो खरीद ली बहुत महंगी, अब उसमें पेट्रोल डलवाने का पैसा नहीं है, तो कार तो तुम्हारी गैराज में ही रखी रहेगी ना, उसको कुछ नहीं होना। सो दैट इज वाई दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कार खरीदी तो पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, या डीजल वाली भी हो सकती है ना जी। तो उसमें तो डलवाना, पानी में डाल के तो चला नहीं पाओगे, काश ऐसा होता है ना, तो पानी डाल के चला सकते, बट ठीक है मे बी इन फ्यूचर, बट राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको याद रखना ये ऐसे गुड्स हैं जो साथ में साइमल्टेनियसली यूज किए जाते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और यहाँ पे टी एंड कॉफी। मुझे पता है चाय के बहुत दीवाने हैं, कोई किसी किसी लोग को बिल्कुल चाय ही चाहिए, कॉफ़ी नहीं चलेगी, लेकिन मैक्सिमम लोग अगर उनको कुछ गर्म चाहिए, गला खराब हो रहा है, ठीक है चाय नहीं मिल रही तो कॉफ़ी दे दो, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो चाय दे दो, चल जाता है, ठीक है। बिकॉज वो ऐसा नहीं कि अगर कॉफ़ी की दोनों चीज़ें बहुत अपोजिट है, सेम बैकग्राउंड को बिलोंग करती है, ये नहीं तो ये चल जाएगा, है ना। जैसे कि पेन नहीं मिल रहा तो ठीक है पेंसिल से लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है। फाइन। तो रिलेटेड गुड्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है कि रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूट होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सो गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज चेंज इन प्राइस में चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड टू द कमोडिटी, दैट रिलेटेड गुड्स आर क्लासिफाइड एज, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोज प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड और टेकन टुगेदर और साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले ना इसकी डेफिनेशन लिखना सीखो,
और इसके एग्जाम्पल्स भी। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? कैसा लग रहा है वीडियो? डेफिनेटली मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आप सभी को, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सब शैम्पू एंड कंडीशनर है ना, बिल्कुल साथ में यूज़ किए जाते हैं। कुछ लोग नहीं करते लेकिन मैक्सिमम लोग करते हैं, ठीक है? और एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स। फाइन, जस्ट अ सेकेंड, है ना। अब आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम लोग कंपीटिंग गुड्स भी कहते हैं, बिकॉज एक दूसरे को कंपीट करते हैं, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे का। ये नहीं, जैसे कि अगर मैं मार्केट में जा रही हूँ, ठीक है, लीची अगर मुझे इतना मिल रहा है, ये भी एक फ्रूट है, मैंने देखा मैंगोज भी मिल रहे हैं, वो सिर्फ 100 रुपये मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं 150 का। बोलूँगी ठीक है छोड़ो, फ्रूट ही तो खाना है, मैंगो भी पसंद है मुझे, लीची भी पसंद है, मैंगो खा लेती हूँ, तो मैंने मैंगो वाला परचेज कर लिया, है ना। फाइन, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन विल कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि शैम्पू और कंडीशनर साथ में यूज़ किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? कंपीटिंग गुड्स, जिसमें लड़ाई चलती है, ठीक है, अगर ये नहीं तो ये ले लेंगे। तो क्या होता है? सो व्हेन टू कमोडिटी शेयर सिमिलर वांट्स, है ना, बहुत सिमिलर है एंड कैन बी यूज इंटरचेंजेबल, ठीक है, पेन नहीं मिल रही पेंसिल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे कार और पेट्रोल में ये तो नहीं बोल सकती पेट्रोल नहीं मिल रहा वाटर दे दो, पानी भर दो, चल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसा है कि अगर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो आपका जो है काम बन जाना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोप है और हमारे पास शावर जेल है, अगर मुझे साबुन नहीं मिल रहा, सोप नहीं मिल रहा सपोज, है ना, ठीक है, शावर जेल है तो उससे भी काम चल जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे गुड्स कौन से हो गए? कंपीटिंग गुड्स, है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये नहीं मिल रहा तो ये यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। क्लियर हुआ? नाउ थर्ड जो हमारे पास आता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। भैया ये तो बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें जाएं भाड़ में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इनकम। अब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हमारे पास इनकम ही नहीं है, तो मैं किसी चीज़ को परचेज ही नहीं कर सकती, राइट। सो दैट इज़ वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर बहुत डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्या आप उस चीज़ को खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते, राइट। सो दैट इज़ वाई द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में दो कॉन्सेप्ट्स को हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स। एक हमारे पास होता है नॉर्मल गुड्स और एक हमारे पास होते हैं इन्फीरियर गुड्स। देखो, नॉर्मल गुड्स एक तरीके से आप इस तरीके से समझो स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास इनकम बढ़ गई, है ना, जैसे कि मेरी पहली जो सैलरी थी 20,000 थी, अब मेरी सैलरी 40,000 हो गई, सीधे डबल हो गई, तो अब मैं वो भी सामान खरीद सकती हूँ जो मैं पहले सोचती थी कि मैं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ। तो जब भी मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, तो मैं बेटर चीज़ों को खरीदने की कोशिश करूँगी। जैसे कि अगर मैं राइस की क्वालिटी की बात करूँ, कि अभी मैं खा रही थी भाई 45 रुपीज़ पर किलोग्राम वाला, ठीक है, राइस खा रही थी, अब मैं भैया बासमती चावल खाऊंगी क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो क्या होगा, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब इंप्रूव होगा। तो जब भी इनकम बढ़ रही है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं नॉर्मल गुड्स को खरीदूं। सो वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, मैं हमेशा नॉर्मल गुड्स को खरीदना पसंद करूंगी। मतलब कि जो मैं अभी अफोर्ड कर सकती थी, जो मेरी अभी करंट सिचुएशन है, अगर उसमें पैसे में बढ़ोतरी हो रही है, इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, तो मैं आगे क्या अच्छा और परचेज कर सकती हूँ। लेकिन इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फीरियर गुड्स? यानी जब आपका जो सैलरी बढ़ रहा है या इनकम बढ़ रहा है, तो आप ऐसे गुड्स की तरफ वापस देखना नहीं चाहोगे। मतलब वो गुड्स जो आपको लग रहा है कि अब मैं बेटर चीज़ों को अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगी। अब आपको ये समझना है कि जो नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड है ना स्टूडेंट्स, हर किसी के लिए डिफर कर सकता है। क्यों? बिकॉज सबकी कंडीशंस अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबके गोल्स अलग है। तो किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि भाई तुम बोल रहे हो कि मैं पहले 35 किलोग्राम वाले राइस खा रही थी, अब मैं बासमती खाऊंगी। क्या पता कि किसी के लिए 35 किलोग्राम राइस खाने वाला ही सपना हो, यार हम भी किसी दिन ना 35 रुपीज़ वाले केजी, अभी तो हम जो हमें सरकार दे रही है हम उससे खा रहे हैं, बट अगली बार देखना कि मेरी जब सैलरी बढ़ेगी तो और बेहतर हम खाना खाएंगे। तो आपके लिए जो नॉर्मल गुड उस टाइम पे नहीं था, है ना, आपके लिए नॉर्मल गुड क्या था कि भाई मैं और बासमती राइस खाऊं। तो इसलिए सिचुएशंस अलग हैं, कंडीशंस अलग हैं, तो इसलिए नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड है ना, हर पर्सन के अकॉर्डिंगली डिफर कर सकता है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं कि नॉर्मल गुड्स यही होंगे, इंफीरियर गुड्स यही होंगे। आपको बस इतना समझना है कि हर व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल फेसेस डिफरेंट थिंग, सबके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, इसलिए नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड भी हमारे अलग होने वाले हैं। फाइन, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं नॉर्मल गुड्स की तरफ बढ़ूंगी। वहीं पर अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मुझे इंफीरियर गुड्स की तरफ आना पड़ेगा। होता है ना कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, कोविड-19 में बहुत लोग के साथ आपने देखा होगा ऐसा हुआ का, या कोई भी सिचुएशन आप ऐसा ले लो जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आ गई जहाँ पे आपका सारी चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही, तो होता है ना, तंगी हो जाती है। जो हम पहले करते थे, हम साल में 10 बार कपड़े खरीदने, अब हम सिर्फ साल में 1 बार कपड़े खरीद रहे क्योंकि तंगी आ गई है। तो क्या होता है, फिर आप इंफीरियर गुड्स की तरफ बढ़ने लगते हो जब आपकी इनकम कम हो जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इसको?
ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारी इनकम भी बढ़े, हमारा नॉर्मल गुड्स भी बढ़े और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो वापस आ जाओ, ठीक है। सो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, द गुड्स फॉर विच डिमांड विल राइज इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमारी इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीज हो गई तो नॉर्मल गुड्स को मैं खरीद नहीं पाऊंगी, राइट। सो इट इज नोन एज नॉर्मल गुड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन हिज डिमांड फॉर गुड्स लाइक लग्जरी कार्स, ज्वेलरी, स्मार्टफोन विल ऑल्सो इंक्रीज। फाइन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल गुड्स को कैसे डिफाइन करना है और उसका क्या रिलेशनशिप है विद इनकम। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझा रही हूँ। ये क्या है स्टूडेंट्स, इंफीरियर गुड्स। मैंने क्या बोला था भाई कि अगर हमारा डिक्रीज हो जाएगा ना इनकम में, तब हम इसकी तरफ देखना चाहेंगे, बिकॉज कोई भी बैकवर्ड नहीं जाना चाहता लाइफ में, हम हमेशा फॉरवर्ड जाना चाहते हैं, लेकिन यू नेवर नो सिचुएशंस, राइट। सो द गुड्स फॉर विच डिमांड विल डिक्रीज इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो भैया मैं इंफीरियर गुड्स की तरफ नहीं देखना चाहूंगी, वहीं पर मेरी इनकम घट जाएगी तो मुझे इंफीरियर गुड्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, राइट। सो दोज आर नोन एज इंफीरियर गुड्स। इट हैपेंस सो बिकॉज नाउ द कंज्यूमर हैज द एबिलिटी टू परचेज कमोडिटीज ऑफ गुड्स क्वालिटी। मतलब उसके पास अगर पैसा बढ़ गया है तो बेटर क्वालिटी की तरफ वो बढ़ सकता है। सो दैट इज वाई इंफीरियर गुड्स की डिमांड हमेशा कम होगी अगर इनकम बढ़ गई है तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन हिज डिमांड फॉर द गुड्स लाइक कैन, फूड, यूज एक्सेट्रा कार्स विल ऑल्सो बी इंक्रीज। मतलब इंक्रीज बोल दिया मैंने, इंक्रीज, फाइन। सो विल डिक्रीज। सो एज द कंज्यूमर कैन नाउ परचेज गुड क्वालिटी गुड्स। क्लियर हुआ? डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास होता है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो आपका एक कुछ छवि होती है दिमाग में, क्या ऐसा निकलना चाहिए, मैं पूरे 200 रुपये दे रही हूँ शाम के लिए, अच्छे ही निकलने चाहिए, नहीं निकले ना भैया तो देखना मेरी मम्मी आकर आपको वापस करके जाए। होता है ऐसा, मम्मियाँ कुछ बेचती सामान लेने के लिए तो अलग से धक धक होने लगता है, बिकॉज अगर गलती से कोई सामान खराब आ गया ना तो खैर नहीं है हमारी, राइट। तो कंज्यूमर की अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें स्टूडेंट्स, व्हेन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर द डिमांड फॉर द गुड गोज अप फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर मुझे पता है क्या होता है कि हमें पता है ना कि आने वाले सीजन में भैया प्याज महंगी होने वाली है, तो लोग अभी से प्याज को बोरी भर के बटोरने लगते हैं कि अभी सस्ता है अभी ले लो, बाद में जाके महंगा पड़ने वाला है। तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि इन फ्यूचर, है ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि वो चीज़ की प्राइस बढ़ने वाला है, तब अभी से उसको थोक में भर के रख लेते हो। सिमिलरली सपोज आपको पता है कि अभी प्राइस बहुत महंगा चल रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में सस्ता होने वाला है, तो अभी क्या कर दोगे आप, उसका कंजम्पशन कम कर दोगे। भाई कुछ समय का बात है, 1 महीने बाद देखो वो फिर से थोक में बिकने लगेगा। सो व्हाट हैपेंस इज एक्सपेक्टेशंस क्या है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्राइसेस। कैसे? अगर आपको पता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में सस्ती होने वाली है तो अब अभी से आप क्यों उसको फालतू में वेस्ट करोगे, आप बोलोगे कि ठीक है अभी जितना उतना यूज़ करो, जब सस्ता हो जाएगा तब लेंगे। सेल्स वगैरह में आपने देखा होगा, है ना, जब सेल वगैरह लगती है तो हम भर भर के सामान उठा के ले आ जाते हैं कि भाई साल भर काम का आएगा। क्यों? बिकॉज वो सस्ता है और आपको पता है कि ये सेल हट जाएगी तो प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। सो दैट इज वाई आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि सेल में जो सामान है सस्ता मिल रहा है इसलिए मैं जाके ले लेता हूँ। तो एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर प्राइस के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गोल्ड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द कमिंग टाइम, आपको पता है कि भाई सोना महंगा होने वाला है, तो अब अभी से सोचोगे कि ठीक है, अगर आप कुछ सोच रहे थे बनवाने का कि 10 महीने बाद बनवाऊंगी या अगले साल बनवाऊंगी या मैं अगले महीने बनवाऊंगी, आपको लगा कि नहीं यार अभी गोल्ड सस्ता चल रहा है, इससे महंगा ही होगा तो अभी बनवा लेती हूँ। तो ये क्या हो गया, आपने अपनी डिमांड एक कमोडिटी को लेकर चेंज कर दिया एज एन इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। आपने देखा कि आने वाले टाइम पे गोल्ड महंगा होने वाला है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? ओके। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। देखो हर इंडिविजुअल ना अनोखा है, यूनिक है, सबका अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना प्रेफरेंस है। किसी किसी को भाई लो वेस्ट जीन्स भी अच्छी लगती है, किसी को हाई वेस्ट जीन्स अच्छी लगती है, किसी को जीन्स अच्छी नहीं लगती, उनको लगता है कि मस्त लोअर में घूमो। मतलब हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पैटर्न है, अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना प्रेफरेंस है, ठीक है। तो क्या होता है कि कई बार कोई चीज़ कितनी भी सस्ती मिल रही हो हम नहीं लेते। जैसे कि टॉप, अगर क्रॉप टॉप्स वगैरह मिले, बहुत सस्ता मिल रहा है, हम ले सकते हैं कि नहीं, हमारी मम्मी हमें मारेगी चपेट कि ये सब नहीं करना है ना। तो क्या होता है स्टूडेंट्स की ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ की प्राइस सस्ता है या ज़्यादा है तो वो चीज़ बिकेगी ही बिकेगी। आपको ये समझना है कि जो डिमांड है किसी इंडिविजुअल की, इस पर भी प्रेफर कर सकती है कि वो चीज़ मुझे पसंद है भी कि नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करो, करेला आपको नहीं पसंद है, अब भले वो कितना भी सस्ता बिक रहा है, फ्री बिक रहा है, तो भी मैं नहीं खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे करेला पसंद है ही नहीं, तो मैं क्यों खरीदूंगी। सो दैट इज वाई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। अगर हम डिटरमाइन करने की कोशिश करें कि वो उस चीज़ को डिमांड करने वाला भी है कि नहीं।
पढ़ते हैं स्टूडेंट सबसे पहले, द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ इट्स कमोडिटी. वी ऑल नो दैट व्हेन समथिंग इज इन फैशन इट इज इन हाई डिमांड विच में चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ चीज़ें होता है ना कि क्यों ले रहे हैं, फैशन चल रहा है, सब पहन रहे हैं इसलिए मैंने भी ले लिया, मतलब कोई सेंस नहीं है बात की. ठीक है, आपको पता नहीं है आप क्यों चीज़ खरीद रहे हो. अरे मार्केट में बहुत चल रहा है आजकल, एसेसरीज बहुत चल रही है, इसे 5-5 उंगली आपकी उसमें जच नहीं रही, ठीक है, सूट भी नहीं कर रही, लेकिन मार्केट में बहुत चल रहा है कि हर उंगली पे अंगूठी होना ज़रूरी है, तो आपने भी खरीद ली. मतलब आपका प्रेफरेंस क्या था, भाई जो फैशन में चल रहा है वो मैं खरीदूंगा. सो दैट इज वाई जो चीज़ें आपका टेस्ट और प्रेफरेंसेस को मैच करती है आप उन्हीं को परचेज करना पसंद करते हो. क्लियर? ओके डन जी, आगे बढ़े. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, 5 चीजें पढ़ ली. कौन कौन सी? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें हमने पढ़ा कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ये वाली कहानी पढ़ी. उसके बाद हमने पढ़ा भाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा कि इंफीरियर गुड क्या होता है और नॉर्मल गुड क्या होता है ना. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो ये 5 चीजें क्या हो गई हमारी, इंडिविजुअल डिमांड. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था स्टूडेंट्स कि इंडिविजुअल डिमांड को ही जब हम ऐड करते हैं तभी वो मार्केट डिमांड बनता है. मतलब इंडिविजुअल डिमांड की सारी चीज़ों को तो मैं जोड़ूंगी, प्लस कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना, ये 3 फैक्टर्स और हैं जिसको मैं ऐड करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड बन जाएगा. पढ़े अब इसको कैसे पॉसिबल है. चलो देखो, सबसे पहले मेरे पास आता है प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, फिर मेरे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस. 5 हो गए. ये तक क्या था अभी तक की कहानी, इंडिविजुअल डिमांड की. अब मैं आ रही हूँ मार्केट डिमांड की तरफ, यानी 3 चीजें और ऐड होने वाली. कौन कौन सी, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, सीजन एंड वेदर, एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सो ये 3 चीजें और ऐड हो जाएंगी मार्केट डिमांड में. ये इंडिविजुअल डिमांड का पार्ट नहीं है, इतना आपको याद रखना है. ओके सबसे पहले हमारे पास आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बेसिकली आपका क्या है, टारगेट मार्केट. कि अगर आपका टारगेट मार्केट ऐसा है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग बच्चे हैं तो आपको वैसे ही टाइप के गुड्स परचेज बनाने चाहिए, बिकॉज लोगों की डिमांड जो रहेगी है ना बच्चों के सामान खरीदने की ज़्यादा होगी. बिकॉज अगर जैसे कि आप समझोगे कि आपने देखा होगा स्कूल्स और कॉलेजेस के आगे बहुत सारे MP ऑनलाइंस या पर्टिकुलर ऑनलाइन आपको दिखेगा, ऑनलाइन सेंटर या फोटोकॉपी वाली शॉप दिखेगी. क्यों? क्योंकि जो मेरी पॉपुलेशन है उसको ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, फोटोकॉपी वगैरह की, डॉक्यूमेंट्स भरने की, तो आपको वैसी चीज़ें ज़्यादा दिखेंगी. तो क्या होता है कि द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन अ कंट्री इफेक्ट द मार्केट डिमांड. कि डिपेंड करता है कि अगर कॉलेज आपका अच्छा खासा चलता है, आपको पता है कि डेली बेसिस से बच्चों को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर मैं फोटोकॉपी की शॉप डालूंगा तो डेफिनेटली अच्छा चलेगा. क्यों? बिकॉज उस चीज़ की डिमांड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज द पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पे वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा है. राइट? तो हमें समझना है द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स द मेल रेशियो, फीमेल रेशियो, चिल्ड्रन रेशियो एक्सेट्रा, which affects the demand for a commodity. For example, if the population of a country includes more men, the demand for men products will be more as compared to any other commodity or any other population. Clear? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो. डन? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे बताओ. समझ आ रहा है? ज़्यादा तेज तो नहीं बढ़ रहे हम, ठीक है. ज़्यादा फास्ट हो रहा हो तो थोड़ा सा स्लो कर लेना, और ज़्यादा स्लो लग रहा है थोड़ा फास्ट कर लेना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है. यूट्यूब पे हमें ये बहुत अच्छा फीचर मिला है, हम स्पीड को आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप कर लेना. कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स अच्छे लगने चाहिए. ओके आ जाते हैं भैया सेकंड वाला. सेकंड नहीं है ये वैसे, लेकिन मार्केट डिमांड में जो 3 और हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं उसका, है ना. तो सेकेंड जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास है भाई सीजन एंड वेदर. क्या होता है, बारिश के टाइम पे छाता कैसा होता है, बिकने लगता है बहुत खूब अच्छे से. फिर क्या होता है, कई बार छाते के दाम बहुत ऐसे होते हैं कि भैया वो छाता है भी नहीं 300 रुपये का, लेकिन उसके चार्जेस आप ले रहे हो 700 रुपये, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज आपको भीगना नहीं है. तो क्या होता है, तो सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की किसी चीज़ की क्या डिमांड रहेगी और आप क्या डिमांड करना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल, या मार्केट में क्या डिमांड रहने वाली है. तो जब भी कोई रिटेलर होता है या होलसेलर होता है या कंपनी होती है, वो क्या देखती है भाई मार्केट डिमांड क्या होगी. सर्दी के टाइम पे सर्दी वाले कपड़ों की डिमांड होगी, गर्मी के टाइम पे ठीक है फ्रूट्स वगैरह, जूस वगैरह, आइसक्रीम्स की डिमांड ज़्यादा होगी, और बारिश के टाइम पे रेनकोट की डिमांड ज़्यादा होगी. तो उसके अकॉर्डिंगली अपने गुड्स एंड सर्विसेज को आप बनाओगे और वैसी ही डिमांड आपको देखने को मिलेगी. राइट? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द समर सीजन द डिमांड फॉर द कॉटन क्लोथ्स, आइसक्रीम गोज अप, है ना, एंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन द डिमांड फॉर रेनकोट्स, अम्ब्रेला गोज अप. So the season and the weather conditions of a place also have an impact on the market demand for a commodity. Clear? अब आ जाते हैं लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे हो रहा है, लोग कैसे हैं, देखो एक हमारे पास है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम क्या है। यहाँ पे मैं बात करूँ कि हमारे देश में किस तरह के लोग रहते हैं, ज़्यादा लोग रिच हैं, ज़्यादा लोग पुअर हैं, या ज़्यादा लोग मिडिल क्लास हैं। तो मैं किसके लिए सामान बनाना चाह रही हूँ, कैसी डिमांड आपको देखने को मिलेगी। अब हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया मिडिल क्लास पीपल, तो हम उसके अकॉर्डिंग गुड्स बनाएंगे, अफोर्डेबल गुड्स बनाएंगे, तभी हमारा सामान बिकेगा। तो हमें याद रखना है द वे इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंट्री ऑल्सो इम्पैक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इफ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द कंट्री। सबको हमने बोला कि भाई 10,000 है, सबको बांट दो इक्वली, 10 लोग हैं सबको बांट दो इक्वली, 1,000 सबको दे दिया, अब करो तुम शॉपिंग बढ़िया, फिर तो सबके मजे मजे। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्यों? बिकॉज जो 10,000 अगर हम मान रहे हैं, किसी को हो सकता है पूरे 10,000 मिल जाए, किसी को 9,000 मिल जाए, 1,000 बाकी के 10 में बटे। तो ये क्या है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब सबके पास इनकम अलग अलग है, दैट इज वाई सबकी डिमांड भी अलग अलग होगी। तो आपको ये देखना है कि मैक्सिमम इनकम कितनी, मैक्सिमम हम बोल सकते हैं सबके पास। हम देख रहे हैं मिडिल क्लास पीपल है, इनके पास ऐसा ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, तो अफोर्डेबल गुड्स हमें ऐसे बनाने जो ये अफोर्ड कर पाएँ, तो हम उस तरीके के गुड्स लेके आएंगे, ठीक है। For example, if the income is uneven distributed among the rich and poor, then the market demand for the commodity will be low, जो कि है inequality है। भाई अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं, so the gap between the two is increasing. Fine. Take a quick screenshot of this one as well. Clear students? Done? क्या क्या पढ़ लिया भाई अभी तक हमने? ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। यहां तक जो था, दिस इज योर इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, दिस इज योर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में ये सारी चीजें भी आएंगी, मतलब मार्केट डिमांड के कितने हो गए? टोटल 8 हो गए, और इसके इंडिविजुअल डिमांड के 5 डिटर्मिनेंट्स हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स बेटा स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप मत करना, ओके, रिक्वेस्ट है। चलो भाई डन, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब ले लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, डिमांड के चैप्टर में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस द चेंज इन डिमांड। अब देखो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको आने वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, दैट इज वाई बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से सुनना है। तो अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल रही हूँ, तो मैं क्या बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स? व्हेनेवर द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, खुद की प्राइस की वजह से, यानी पीएक्स, पीएक्स हमने क्या पढ़ा था? प्राइस ऑफ ओन गुड, प्राइस ऑफ कमोडिटी पढ़ा था ना जब मैं आपको अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रही थी, मैंने आपको उसके सारे सिंबल्स भी सिखाए थे। तो पीएक्स क्या होता है? प्राइस ऑफ ओन गुड, यानी अगर किसी चीज़ की डिमांड में चेंज आ रहा है कि लोग उसको लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? खुद के प्राइस पे, प्राइस ऑफ ओन गुड, ठीक है। तो वो कैसी डिमांड हो जाएगी? दैट विल बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने क्या बोला था? जैसे कि लीचीज 150 रुपीज़ था, तो मैंने बोला भाई मैं नहीं खरीद सकती, तो क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा था, तो उसका प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मैंने अपनी डिमांड को कैंसिल कर दिया। तो वो क्या होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस हमने डिमांड को चेंज किया, तो दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिमांड फॉर पेप्सी चेंज ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस, देन सच अ डिमांड इज नोन एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी सपोज पेप्सी 30 रुपये की पहले मिलती थी, अब उसने 50 रुपये की कर दी, तो उसकी डिमांड क्यों फॉल हुई? क्योंकि उसने 50 रुपये की कर दी, क्योंकि सेम सामान, सेम पेप्सी, थम्स अप या कोको कोला ले लो, वो मिल रही है ना 30 रुपये में, नहीं सॉरी 40 रुपये मिलती है शायद, है ना, 40 रुपये में, और तुम 50 में बेच रहे हो, तो मैं क्यों खरीदूंगी? मतलब आपकी खुद की गलती है, आपने खुद ने प्राइस बढ़ाया, इसलिए आपकी डिमांड घट रही है। सो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, तो उस चेंज इन डिमांड को मैं क्या बोलती हूँ? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। आपको याद रखना है क्वांटिटी डिमांडेड। और सेकेंड टर्मिनोलॉजी क्या है मेरे पास? चेंज इन डिमांड। दैट इज वाई आपको याद रखना है कि क्वांटिटी डिमांडेड आपको ऐड करना है कब? जब किसी चीज़ की प्राइस, खुद की प्राइस की वजह से चेंज आ रहा हो। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास आता है तो स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट इज चेंज इन डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या आता है? जब खुद की प्राइस की वजह से कोई चेंज देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? व्हाट इज चेंज इन डिमांड? जब दूसरे की वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। मतलब सपोज सी लीची वाला एग्जाम्पल लेते हैं, वो 150 का दे रहा था, ठीक है, दूसरी शॉप पे गई तो लीची 120 का दे रहा था, ठीक है, फिर तीसरी गई पे तो मैंगो से 80 रुपीज़ का दे रहा था। तो मेरे पास ये पूरा मार्केट है, मैंने बोला या मैंगो ले लेती हूँ, बढ़िया है। तो क्या हो गया? आपकी गलती नहीं है, मैंगोज मुझे ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने उसकी तरफ बढ़ गई और मैंने वो ले लिया। तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स, या मैं बोल सकती हूँ वो भी फ्रूट है, मेरे को फ्रूट खाने से मतलब था, मुझे वो खाना था, वो भी सब्सटीट्यूट ही एक तरीके से मैंने ले लिया। तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आपकी डिमांड घट गई। सो whenever the demand for a given commodity changes due to the factors other than price कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर मैं इसको छोड़ दूं,
ये मैं इंक्लूड नहीं कर रही बिकॉज ये किस में आता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में। लेकिन उसके अलावा ये सारे तो हैं ना, तो अगर इन सारे फैक्टर्स की वजह से मेरी डिमांड में चेंज आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर? ओके, लो जी भाई, एक बार इसका भी डिफरेंस खटाक से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है स्टूडेंट्स, जब भी हम बात करें इंडिविजुअल डिमांड की मतलब वन पर्टिकुलर consumer. So if the quantity demanded of a commodity by an individual customer at a given price during a given period of a time, individual customer हो और market demand में सारे customers होते हैं, right? So it is the quantity demanded of a commodity by all the consumers at a given price during a given period of a time. ये लिखना जरूरी है। Next हमारे पास क्या है, it may or may not follow the law of demand. It is possible that an individual consumer may demand more even at a higher price. मतलब जरूरी नहीं कि अगर किसी को क्या होता है ना, कोई चीज़ पसंद आ गई तो डजेंट मैटर वो चीज़ महंगी की सस्ती है तो लोग खरीद लेते हैं। सो दैट इज इसमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलने वाला। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बेसिक सेंस, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है, सो वेन एवर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उस चीज़ की डिमांड घटेगी क्योंकि वो चीज़ महंगी हो गई है ना। अगर कोई भी चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। होता है ना हमारे साथ बेसिक सी चीज़ें, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हम थोक में उठा लाते हैं, कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो सोचते हैं कि खरीदें कि नहीं खरीदें। दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो इंडिविजुअल के केस में नहीं चलता बिकॉज अगर लोग को कुछ पसंद आ गया, भले वो महंगा तो वो फिर भी खरीद ही लेते हैं। लेकिन मार्केट डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड चलता है बिकॉज हम जनरलाइज करके चल रहे हैं कि मैक्सिमम लोग का सोच यही कहता है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उस चीज़ को मैं नहीं खरीदूंगी, वेट करूंगी कि वो सस्ता हो जाए तब मैं खरीदूँ, है ना। तो इट ऑलवेज फॉलोज द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज द मार्केट डिमांड ऑलवेज फॉल्स विद द राइज इन प्राइजेस। अगर कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे, अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो लोग उसको खरीदना पसंद करेंगे। तो ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड। लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है दैट इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द मार्केट। बस उसको प्राइस से फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन जो हमारा मार्केट डिमांड है सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होता है। क्लियर? क्या है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसी बात पे। डन जी, समझ आ रहा है जी, नहीं आ रहा है जी, ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब मैं कैसे भविष्यवाणी कर लूँ कि तुम लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना पड़ेगा, बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, सो मैंने क्या बोला था, अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ ली ना तो डिमांड फंक्शन बहुत जल्दी से समझ आ जाएगा। अच्छा, अभी तक की कहानी समझ आई, क्या क्या पढ़ा भाई, डिमांड क्या होता है ये पढ़ा हमने, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ लिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड भी पढ़ लिया। समझ आया अभी तक? चलो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स डिमांड फंक्शन एंड कर्व। मैंने क्या बोला था, अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए तो ये बहुत हलवा है। कर्व क्या होता है, मैंने बोला है पूरे इकोनॉमिक्स में कर्व आ रहा है मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केड्यूल या शेड्यूल। और वहीं पे फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन इज बेसिकली एन इक्वेशन। इक्वेशन किसकी भैया, इक्वेशन होने वाली है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी जो हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आए ना अभी, उसी की इक्वेशन, ठीक है। अब ये भी ना, जैसे कि डिमांड हमारे दो तरीके से डिवाइडेड है, एक होता है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है हमारे पास मार्केट डिमांड, ये हमें पता है। सिमिलरली जब मैं बात कर रही हूँ डिमांड फंक्शन की तो ये भी होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक हमारे पास होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। इसमें पूरे मार्केट के ऑल फैक्टर्स आते हैं और इसमें आते हैं 5 फैक्टर्स जो हमने इंडिविजुअल डिमांड के पढ़े थे, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है। देखो याद रखना कि ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते, लेकिन आपसे पूछ लेते हैं उसमें सम वाइज, मतलब आपको ये इक्वेशन दे दी, उसका कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और बोल देंगे निकालो कि भाई इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होगा, तो उस टाइप में पूछ लेते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट लिया स्टूडेंट्स? चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि इंडिविजुअल डिमांड के, है ना, इंडिविजुअल डिमांड के कौन कौन से 5 डिटर्मिनेंट्स है, जल्दी से मुझे गिनवाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे पहला क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये 5 थी। तो मैं पांचों को कंबाइन कर दूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा,
इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यहाँ पे देखो that individual demand function refers to the functional relationship between the individual demand and the factors affecting it। यानी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को हम dx की तरह लिखते हैं। सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जिसको हम लिखते हैं px। फिर मेरे पास आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसको मैं बोलती हूँ pt, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर जिसको मैं y से डिनोट करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और लास्ट हमारे पास आता है एक्सपेक्टेशंस, है ना, ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग द चेंज इन द प्राइस। तो अगर इन सारी चीज़ों को मैं कॉमा लगा के लिख दूं तो मेरा डिमांड फंक्शन एकदम रेडी है। कुछ समझने वाला था इसमें? अगर मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे लिखना है और डिटर्मिनेंट्स का क्या मीनिंग होता है तो बस मुझे यहाँ पे इसे फिल करना और मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? खत्म? नहीं, अभी बहुत बचा है। चलो अब आते हैं भाई मार्केट फंक्शन पे। अगर मैं मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करूं, जब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं तो थोड़ा कॉमन सेंस, अगर हम, जो मुझे पता है विच इज़ नॉट कॉमन, है ना, कॉमन सेंस इज नॉट एट ऑल कॉमन, हमारे एक मैम बोलते थे, ठीक है, कि कॉमन सेंस बिल्कुल भी कॉमन नहीं है ना। तो सिमिलरली अगर इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में हम इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स को ले रहे थे तो मार्केट डिमांड में तो मार्केट के फंक्शंस को लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इंडिविजुअल डिमांड का ही लिख दूंगी। क्या है भाई कि dx क्या बोलता है भाई कि सबसे पहले आएगा px, ठीक है, फिर आएगा मेरे पास pt, फिर y, है ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब हमारे पास क्या आएगा, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, उसको हम PO लिख सकते हैं, सीजन एंड वेदर, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कंज्यूमर। देन हमारे पास आता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सेम चीज़ को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो मेरी पूरी की पूरी क्या रेडी हो गई स्टूडेंट्स, फंक्शन। फाइन, क्लियर, ओके जी। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ये याद कर रहे हैं हम, है ना। डन, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ओके, समझ आया? तो इतना सा ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसका बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। अब भैया वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग सेशन में आ रहे हैं जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल क्या है और डिमांड कर्व क्या है। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, बेसिकली एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में डेटा को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। इसको लिखना कैसा इकोनॉमिक्स टर्म्स में, द डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन or a statement showing various quantities of a commodity being demanded at various levels of price during a given period of a time. It shows the relationship between the price of a commodity and the quantity demanded. यानी जब हम डिमांड शेड्यूल बना रहे हैं, शेड्यूल क्या होता है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो डिमांड शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें लेंगी कि भाई प्राइस क्या है और लोग उस पर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, इस दोनों के बीच का रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं डेटा के फॉर्म में डिमांड शेड्यूल में। एग्जैक्टली ऐसे इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। इसमें किसका रिलेशनशिप देख रहे हैं, बेसिकली प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड मतलब कितनी डिमांड है, ठीक है, ओके। अब भाई इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन जाएगा जिसमें हम इंडिविजुअल का पूरा डेटा बनाएंगे, और मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा जिसमें पूरा मार्केट का बनाएंगे। ठीक है, ये तो बोलने की बात है, पर लिखना कैसे, ऐसे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती चली जा रही हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रही हूँ। कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन उसको लिखना कैसे इकोनॉमिक टर्म्स में, वो अलग कहानी है। तो आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। कैसे लिखोगे भाई, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, it refers to a tabular representation or a statement showing various quantities of a commodity that a consumer is willing to buy at various levels of price during a given period of a time. देखो ये आपको लिखना पड़ेगा डिमांड में ना, during a given period of a time at a particular price, ये लिखना जरूरी है। इसको आप स्किप मत करना। आप आधी डेफिनेशन लिखोगे, आधा नंबर मिलेगा, ना मुझे अच्छा लगेगा ना आपको अच्छा लगेगा, है ना, बिकॉज ये चीज़ तो मैंने बताई है, पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसके बाद भी गलत करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, मतलब आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे। अब देखो इंडिविजुअल डिमांड में मैंने क्या बोला था कि वन कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, मतलब हमारा टेबल में भी सिर्फ एक ही चीज़ आने वाली है कि प्राइस आएगा, क्वांटिटी आएगी, उससे ज़्यादा तो कुछ आने वाला नहीं है, बिकॉज एक ही सिंगल कंज्यूमर है ना। जैसे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मैंने बोला,
अब क्या हुआ, हमने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका डिस्कशन तो कर चुकी हूँ ना मैं, कि जब भी कोई चीज़ महंगी होगी तो हम उसको परचेज नहीं करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। तो भाई देखो प्राइस देखो 1 से 5 हो गया, कहाँ 1 रुपये में चीज़ मिल रही थी, अब 5 रुपये मिल रही, मतलब महंगा हो गया, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो गई, गिर गई। तो प्राइस जब मेरा बढ़ा तो जो मेरी डिमांड थी वो गिर गई, क्वांटिटी डिमांडेड को आप डिमांड बोल दो, ठीक है, डिमांड मेरी गिर गई, क्यों, बिकॉज चीज़ जब महंगी होती चली जाती है तो उसको खरीदने की इच्छा कम होती चली जाती है। फाइन, सो हियर वी कैन सी दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी अ सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। क्लियर? ओके, नाउ किस तरीके का होता है भाई, ऐसे बनता है प्राइस क्या, जैसे कि 5 4 3 2 1, प्राइस क्या हो गया, कम होता चला गया, तो प्राइस मेरा कम हो गया, डिमांड देखो 1 2 3 4 5, डिमांड मेरी बढ़ गई। तो क्या है, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, ये अपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो वो वाला बढ़ जाता है। क्लियर? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर आपको कभी एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से आपको पूरा टेबल बनाना है। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, यहीं पे खड़ी हूं मैं, जल्दी लो। ओके, नेक्स्ट, मार्केट डिमांड शेड्यूल में मैंने क्या बोला था, मार्केट डिमांड क्या होता है, इट इज एन एग्रीगेट, और हम बोलते सकते हैं सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, एक इंडिविजुअल है ना, फिर दूसरा इंडिविजुअल, फिर तीसरा इंडिविजुअल की क्या डिमांड रहेगी, प्राइस तो उतना ही रहेगा। जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तब जाके मेरा क्या आ पाएगा, मार्केट डिमांड आ पाएगा, राइट। तो ये क्या होता है मार्केट डिमांड स्टूडेंट्स, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अगेन शेड्यूल है तो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, टैबुलर स्टेटमेंट होगा शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर्स, ठीक है, ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये नहीं लिखा ना तो बहुत मार पड़ेगी। ओके, चलो डन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैंने क्या बोला था, एग्रीगेट सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, यानी एक इंडिविजुअल डिमांड ये हो गई, एक ये हो गई, मैं दोनों को जब ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेबल को कैसे याद रखें, सबसे पहले तो प्राइस आप लिख दो, गिरा दो 5 4 3 2 1, है ना, क्या होगा हाउस होल्ड में 1 2 3 4 5, इसको 2 3 4 5 6 कर दो, बस आप देख सकते हो 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5, फिर आप इसको यहाँ से शुरू कर दो 2 3 4 5 6, है ना, दोनों को सेम मत रखना बस, और दोनों को ऐड करते चले जाओ तो आप देखोगे लॉ ऑफ डिमांड सेम ही रहने वाला है कि प्राइस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेरा घट रहा है, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो डिमांड मेरी 3 से 11 हो गई, तो डिमांड मेरी बढ़ रही है। सो दैट इज वाई व्हाट वी कैन से दैट कि इस दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड का बहुत अच्छे से फॉलो हुआ है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ आ रहा है अभी तक, अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन बताना है, लाइक शेयर भी करना है। तो अभी क्या पढ़ा हमने भाई कि यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड है 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक और इंडिविजुअल है 2 3 4 5 6 उसकी डिमांड है। जब मैं दोनों को सम कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्केट डिमांड आ जाएगा। क्लियर, गॉट इट। ये क्या है हमारे पास, किसका एग्जाम्पल है, मार्केट शेड्यूल का, मार्केट डिमांड शेड्यूल का। आ जाते हैं भाई, तो मैं बोल सकती हूँ कि डिमांड फंक्शन हमने पढ़ लिया, डिमांड शेड्यूल हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास एक और चीज बच जाती है जिसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। तो कर्व क्या है बताओ, कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। सो डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल, ये होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कर्व, दैट कर्व इज ग्राफिकल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, ऑफ डिमांड शेड्यूल, या शेड्यूल बोल दो भाई, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो अब इसके आगे मुझे सिर्फ डिमांड ऐड करना है, यहाँ पे डिमांड ऐड करो, रुको, और यहाँ पे डेफिनेशन मेरी वही थी, बस डिमांड मैंने ऐड कर दिया, बन गई डेफिनेशन। कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगा क्या, नहीं ना। चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड कर क्या हो जाएगा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेम डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब इसकी डेफिनेशन खुद लिख के बताओ मुझे, मार्केट डिमांड कर्व का क्या डेफिनेशन होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके,
अब ये दूसरा टॉपिक है, दैट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो कि क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, द स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वेरिएबल ऑफ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्या होगा, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, स्लोप निकालने के लिए सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ आपका ये वाला टॉपिक, दैट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, तो मैं देख रही हूँ कि कितना चेंज आ रहा है प्राइस में और क्वांटिटी में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो अपनी कॉपी में, राइट। तो क्या हो रहा है भाई, क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, और हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी हमारी घटने वाली है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। सो द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना, एंड नेगेटिव। Slope of demand curve measures the flatness of steepness of demand curve, so it is based on the absolute change in the price and the quantity. Now let us calculate the slope of demand curve with the help of the following diagram. अब ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो स्लोप ऑफ डिमांड क्या बोलता है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें पता लगाना है कि कोई चीज़, चलो सपोज हमने मान के चला कि कितने डिफरेंस आ रहा है इन द गिवन डायग्राम व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 8 to 4। ओके, 8 से 4 पे आ गया, कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन प्राइस 4। ओके, एंड डिमांड जो है हमारी इंक्रीज हो गई 2 यूनिट से 4। हाँ, तो कितना चेंज आया 2, तो -2 होने वाला है भाई, बिकॉज प्राइस फॉल हो गया, तो हमारी जो डिमांड है इट इज गोइंग टू डिमांड इंक्रीजेस। फाइन, क्लियर, बिकॉज प्राइस हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और डायग्राम अपने कॉपी में बना लो। डन, क्लियर। आगे आप क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड। शुरू करें। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, प्राइस। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, मैं बोर हो गई इस चीज को देख देख के। अरे हाँ, अब ठीक है, राइट। सो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप हम लोग जज करते हैं किसमें, लॉ ऑफ डिमांड में। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है भाई, सिंपल हिंदी भाषा में आपको समझाऊं तो, अगर कोई भी चीज़ महंगी हो जाएगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, अपोजिट रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप, तभी तो उसका स्लोप भी डाउनवर्ड है। सो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। अब कौन कौन से फैक्टर्स, हमने मार्केट में डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों के डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से थे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, taste and preferences, future expectations of the price, size and the composition of population. Next क्या था, बोलो बोलो, season and weather, लास्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो टोटल 8 फैक्टर्स थे, है ना। लेकिन जब मैं लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रही हूँ, आपको समझाने के लिए और इजी करने के लिए आपके सिलेबस में क्या बोला गया है, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी को देखो, उसके अलावा कुछ मत देखो। मतलब ना सब्स्टिट्यूट गुड देखो, ना टेक्नोलॉजी देखो, ना फ्यूचर प्राइस देखो, कुछ भी मत देखो। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन ये डेफिनेशन हाफ होने वाली है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी सारे अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखने वाले हैं। फाइन, और इस पर्टिकुलर लॉ को हम क्या बोलते हैं, द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं। तो पूरी डेफिनेशन आपकी लॉ ऑफ डिमांड की कब कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स, जब आप बोलोगे कि हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, सिर्फ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है। सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग टू थिंग्स, कि प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी, मतलब मेरी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है या घटने वाली है। और हम क्या बोल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में, कि उल्टा चलता है, अगर प्राइस हमारा बढ़ जाता है तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, मतलब डिमांड हम कम कर देते हैं। वहीं पे अगर प्राइस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें सस्ती चीज़ें पसंद है। फाइन स्टूडेंट्स, ये वाला मैं एक और अंडरलाइन कर देती हूँ, इसको डेफिनेटली आपको अपनी डेफिनेशन में लिखना है। क्लियर, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका अजम्पशंस ही पढ़ेंगे, इसका कैसे बनाना है, बहुत कुछ पढ़ना है।
डन। चलो ये भी लिखना स्टूडेंट्स, है ना, यहाँ पे लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इंक्रीजेस देन इट्स डिमांड विल फॉल, मतलब अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, रुको ये वाला कलर इस पे चल नहीं रहा है, हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। जब भी प्राइस बढ़ जाता है, अरे भाई जब भी प्राइस हमारा बढ़ जाता है, सो वेन एवर देयर इज अ इंक्रीज इन द प्राइस, तो डिमांड हमारी कम हो जाती है। और एक और चीज़ है, अगर प्राइस कम हो गया तो उस चीज़ की डिमांड भाई बढ़ जाती है, ऐसे लिख लेना। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अजम्पशंस। व्हाट आर अजम्पशंस? ये वॉच रेड कलर की है, नहीं है अजम्पशन, तो मैंने क्या बोल दिया, इस चीज को आपको मानना ही पड़ेगा। इसका देखो डेफिनेशन में क्या लिखा था, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, तो यही सारी चीजें आपको कांस्टेंट रखनी। मतलब assumptions are the price of substitute goods will not change, right? So the price of substitute goods will not change, the price of complementary goods will not change, the income of the consumer will not change, the taste and preferences of the consumer will not change, there will be no expectations of the future. ठीक है, और कौन कौन से हो सकते हैं जल्दी बताओ। फ्यूचर की भी कोई चिंता नहीं है, साइज एंड कंपोजिशन में भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होना, सिर्फ किस में चेंज होने वाला है, ओनली प्राइस, ओनली प्राइस, जो होना है बस प्राइस की वजह से ही होना है, वो भी ऑफ ओन गुड, PX। क्लियर? ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स, कैसे लिखना एग्जामिनेशन में आपको आना चाहिए। देखो देयर कैन बी लॉट मोर अजम्पशंस, है ना, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें आपको 10-12 अजम्पशंस भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ DMU में आपने देखा था कि पूरे 10 अजम्पशंस थे, तो आपको ये समझना कि 10 के 10 याद करना जरूरी नहीं है, उसको समझना जरूरी है। याद आप 5-6 भी कर लोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े, कुछ ऐसा तो नहीं जो समझ नहीं आ रहा? ओके, अब हम आते हैं भाई लॉ ऑफ डिमांड का, हमें बनाना रहेगा अब एक शेड्यूल और हमें बनाना रहेगा एक ग्राफ, बिकॉज ये हमारी एक तरीके से प्रथा चलती आ रही है कि किसी भी लॉ को समझाने के लिए एक शेड्यूल और एक ग्राफ होना जरूरी है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है समझ आया ना, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एक्सेप्ट प्राइस। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने क्या बोला, जब भी प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उल्टा होने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, so whenever there is a decrease in price the demand will increase, right? so यहीं पे हमने वो बात करी है। so क्या हो गया, 4 से 1 पे आ गया प्राइस, तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। भाई पहले 4 रुपए की मिल रही थी, अब 1 रुपए मिल रहा है, तो भाई खटाखट अपनी डिमांड बढ़ा लो, तो डिमांड मेरी बढ़ गई, तो क्या हो गया, 2 से 8 पे आ गई। so whenever there is a decrease in the price the demand for the commodity increases। तो इस तरीके का आपको बनाना है, आपको ये नहीं बनाना तो आप ये बना लेना, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना, तो अपने हिसाब से आप शेड्यूल बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट जो आपकी बुक्स में दिया है वही रखना है। ठीक है, जैसे कि प्राइस हमने क्या पढ़ा है, 1 2 3 4 5 लिख दो, यहाँ पे 5 4 3 2 1 लिख दो। क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड मेरी डिक्रीज हो रही है, सेम ही चीज़ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। कैसे बनता है ग्राफ, द ग्राफ वुड बी लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व, फाइन, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे आप लिख दोगे y, यहाँ पे लिख दोगे आप x, यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे लिख दो प्राइस और यहाँ पे लिख दो क्वांटिटी, बन गया आपका लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? क्लियर? ऐसे बनाना है आप सभी को अपनी कॉपीज में भी, ठीक है, आदत डालो कि कैसे शेड्यूल और ये सब तुरंत बनाना है। अब कुछ फैक्ट्स है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड के। देखो पहला फैक्ट ये कहता है कि वन साइडेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन साइडेड, मतलब हम यहाँ पे सिर्फ चेंज इन प्राइस को देख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को मैं कंसीडर कर ही नहीं रही, तो ये वन साइडेड है। सेकेंड क्या चीज़ है कि ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है ना। सो द लॉ ऑफ डिमांड ऑलवेज स्टेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between the price and the quantity demanded of a commodity. It means that if the price of a commodity rises, the quantity demanded will definitely fall, and if the price is reduced, then the price of the quantity demanded will increase. ठीक है, तो इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। नेक्स्ट क्या है, ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। वाई? बिकॉज द लॉ ऑफ डिमांड मेक ओनली क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स एंड चेंज बता रहा है, कितना चेंज हो रहा है ये नहीं बता रहा है ना।
इट ओनली शोज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। और नेक्स्ट हमारे पास आता है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट इंडिकेट एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द चेंज इन द डिमांड। मतलब किस प्रोपोर्शन से चेंज हो रहा है ये नहीं बता रहा है, बस बता रहा है कि चेंज हो रहा है, राइट। इट मीन्स दैट इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, द राइज ऑफ द डिमांड कैन बी 20%, 30%, 40%। तो कितना चेंज आ रहा है एक तरीके से हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती। फाइन, क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। Done? Okay. Next. Now what are the reasons of law of demand? law of demand क्यों है, क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्यों हम बोल रहे हैं कि भाई प्राइस को इंक्लूड करो, क्वांटिटी को इंक्लूड करो? व्हाट आर द रीजंस, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ DMU, जो बोलता है कि कंज्यूमर अगर बार बार किसी कमोडिटी को परचेज करता है, सो द एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो गेन होती है वो डिक्रीज होती है। हमने लॉ ऑफ DMU में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंज्यूमर्स आर ओनली विलिंग टू बाय मोर ऑफ अ यूनिट्स एट लोअर प्राइसेस टू मैच द रिड्यूस्ड यूटिलिटी दे गॉट। मतलब रहता है ना, कोई चीज़ सस्ती मिलती है आप ले लो, तो ठीक है ना, काम आ जाएगी, रख लो। कोई चीज़ महंगी होती है तो बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, सस्ती होती है तो हम मन बना लेते हैं कि ठीक है ले लेते हैं। तो यही वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाने की कोशिश करिए। दैट इज द लॉ ऑफ DMU which states that as we consume more and more of a commodity at a continuous basis, the marginal utility derived from each successive unit goes on decreasing. क्लियर, ऐसे याद होनी चाहिए तुम्हें डेफिनेशन। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे लॉ ऑफ DMU की एकदम से जैसे मैंने बोली ना डेफिनेशन वैसे लिख के बताओ। डन डन डन, समझ आ रहा है? कैसी लग रही है क्लास? डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता दो यार, है ना। सेकंड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? ये नहीं तो ये सही। हम इंडियन टीम को लेके जाते हैं वर्ल्ड टूर पे, है ना, वर्ल्ड टूर पे मतलब मैचेस खेलने के लिए, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, ठीक है, मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह के लिए। तो हम लोग जो मेन प्लेयर्स रहते हैं उसके अलावा भी सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स लेके जाते हैं ना, कि चलो कोई बीमार हो गया या इंजरी हो गई तो हम इस प्लेयर को ले लेंगे। कौन से प्लेयर्स को हम वैसे रखते हैं जो इक्वली डिजर्विंग है और इक्वली बहुत अच्छा खेलते हैं। तो सिमिलरली जब मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं मिल रही तो मैं उस चीज़ से काम चला लूँगी तो भी मेरा काम हो जाएगा। वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स कि when the price of a commodity drops it becomes cheaper compared to its substitutes। मतलब सपोज कि मेरी भी शॉप है उसकी भी शॉप है, वो सामान महंगा बेचता हूँ मैं सस्ता बेचता हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि एक तरीके से आपको कस्टमर से रिलेशनशिप भी अच्छा मेंटेन करूँ। मैं अच्छे से बात करती हूँ, अच्छे से वेलकम करती हूँ, रिस्पेक्ट से बात करती हूँ, वो बहुत तू तड़ाक से बात करते हैं। तो क्या होगा, पहला रीज़न क्या होगा, पहले तो भैया वो महंगा है, और मेरा यहाँ पे आने का रीज़न क्या होगा सभी का कि ठीक है हम लोग आपसे जो चार्ज करते हैं दैट इज़ भाई जितना प्राइस है बिल्कुल भी ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश नहीं करते। तो क्या होता है कि कई बार हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी प्राइस का कमोडिटी कम हो गया, जैसे कि कोई चीज़ है वो 50 रुपये बेच रही है, मुझे अपने यहाँ की डिमांड बढ़ानी है, मैं उसको 50 की जगह में अगर मैं उसको कर दूँ 40 रुपये का, तो 10 रुपये का फायदा हो जाएगा कंज्यूमर को। तो सब लोग उसकी दुकान छोड़ के मेरे यहाँ आएंगे, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब जब आपका जो सब्स्टिट्यूट है ना, या तो सस्ता महंगा हो रहा है तो आपकी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपके सब्स्टिट्यूट को छोड़ के आपके पास आए तो यूजली मैं क्या करूँगी कि अपने प्राइसेस अपने सब्स्टिट्यूट से थोड़े कम रखूँगी ताकि लोग सब्स्टिट्यूशन को छोड़ के मेरी तरफ आना पसंद करें। फाइन। So when the price of a commodity drops, it becomes cheaper compared to its substitutes. Consumer will shift from higher priced substitute to the lower cheaper commodity, increasing its demand. मतलब जो चीज़ सस्ती मिल रही होगी मैं उसको परचेज करना प्रेफर करूँगी। Fine. Take a screenshot of this one. Okay students. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, बेसिकली अगर कोई चीज़ मेरे सामने वाले की सस्ती मिल रही है तो लोग मेरे यहाँ से तो जाएंगे उधर लेंगे, है ना। दैट इज़ वाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ठीक है इट बिकम्स चीपर कंपेयर टू इट सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर मैं चाहती हूँ मार्केट में बनी रहूँ, अगर मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट है या तो मैं उसके जितना प्राइस रखने की कोशिश करती हूँ, है ना, या तो आप सोचते हो कि मेरा प्राइस उससे थोड़ा कम रहे ताकि उस चीज़ को हम अच्छे से परचेज कर पाएँ। फाइन, तो हमारी उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी। सो कंज्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम हायर प्राइस सब्स्टिट्यूट टू अ लोअर चीपर कमोडिटी, इंक्रीजिंग इट्स डिमांड। होपफुली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ आया। ओके, अब ऐसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वैसे इनकम इफेक्ट भी होता है। कैसे लॉ ऑफ डिमांड में चेंज आता है, तो क्या होता है, इनकम क्या है, बेसिकली एक तरीके से परचेजिंग पावर है किसी भी कंज्यूमर की, परचेजिंग पावर, है ना। तो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इज द कंज्यूमर्स रियल इनकम। रियल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, परचेजिंग पावर।
तो वो कोई चीज़ सस्ती हो जाएगी, ठीक है। सपोज कोई पहले 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी, वो 50 रुपये की मिल रही है, तो अब आप 100 रुपये में वही चीज़ को 2 बार खरीद सकते हो। तो क्या होगा कि इनकम इफेक्ट ये कहता है कि आपने कुछ चेंज भी नहीं किया अपनी इनकम में, लेकिन वो चीज़ सस्ती हो गई तो आप परचेज कर पा रहे हो। तो व्हेन विद मोर परचेजिंग पावर कंज्यूमर कैन एक तरीके से परचेज और बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी। अगर मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती, मेरी इनकम बढ़ जाती, तो मैं ज़्यादा सामान खरीद सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, Saiba has 100 rupees and ice cream costs rupees 10. She can buy 10 ice creams from it. लेकिन सपोज अगर मैं बोलूँगा प्राइस घट के 10 रुपये से 5 हो गया, तो वो 20 आइसक्रीम खरीद सकती है। तो प्राइस क्या हुआ कि प्राइस कम हो गया, तो एक तरीके से मेरी इनकम बढ़ गई ना। क्यों? पहले इनकम मेरा भले ही चेंज नहीं हुआ, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आया, लेकिन वो सामान सस्ता हो गया, मतलब उसी सेम इनकम में मैं और कमोडिटीज़ को परचेज कर सकती हूँ। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। डन? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़ना ही है, ऐसे कैसे चलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशनल कस्टमर्स। अब देखो, लोअर प्राइसेस मेक द कमोडिटी अफोर्डेबल टू न्यू कस्टमर्स, है ना। वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं, पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। अरे वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है, यहाँ का बर्गर खा रही है 50 रुपये का मिल रहा है, वहाँ 10 रुपये का इतना बढ़िया बर्गर बनाते हैं ना भैया, चटनी वटनी डाल के इतना अच्छा मिलता है, तो वहाँ खा जा। तो क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी कि यार मेरे दोस्त ने बोला था वहाँ बहुत अच्छा वड़ा पाव मिलता है, वहाँ जाके खाते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग स्टूडेंट्स कि कई बार अगर आपके प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, लोअर है, तो आपको एडिशनल कस्टमर्स ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोअर प्राइसेस मेक द कमोडिटी अफोर्डेबल टू न्यू कस्टमर्स हु कुडंट बाय इट बिफोर। तो उनके लिए भैया वो कहाँ सोचते थे कि कहाँ हम वड़ा पाव खरीदे 40 रुपये का, यार इतना कौन खाएगा, इससे अच्छा 10 रुपये की पोहा की प्लेट खा लेते हैं। फिर मैंने सुना नहीं, उधर है एक शॉप, वहाँ पे 10 रुपये का ही बड़ा पाव मिल रहा है। तो एक तरीके से आपको खुशी होगी कि यार मैं सोच रहा था लेकिन वो 40 रुपये का था, इसलिए मैंने इसको जाने दिया, लेकिन वो तो 10 रुपये मिल रहा है, तो जाके लेते हैं। तो व्हाट हैपेंड हियर वाज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में ऑल्सो बाय बिकॉज दे कैन अफोर्ड मोर एट द रिड्यूस प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, इफ पिज़्ज़ा का जो प्राइस है ड्रॉप्स फ्रॉम 200 to 150, तो मोर कस्टमर्स उसको खरीदना पसंद करेंगे और लोग उसको लेना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो जियो एंड एयरटेल का। जियो और एयरटेल का दोनों ने प्राइस अपने बढ़ा दिए, तो लोग BSNL की तरफ भागने लगे। तो क्या होता है कि अगर आपका सब्सटीट्यूशन ज़्यादा बढ़ गया या महंगा हो गया, तो आप सोचते हो कि थोड़ा चीपर वाले गुड की तरफ हम बढ़े। ठीक है, इसका क्या लेना है स्क्रीनशॉट जल्दी। हो गया जी, लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। अब हमारे पास आता है डिफरेंट यूजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सम कमोडिटीज कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। जैसे कि दूध खरीदा, उससे दही बन सकता है, उससे पनीर बन सकता है, मतलब उसके बहुत सारे यूजेस, उसमें मिठाई बन सकती है ना। सो द प्राइस इज हाई, अगर सब सोचो कि दूध बहुत महंगा हो जाए, तो तुम बोलो मम्मी से जाके, मम्मी बहुत अच्छा लग रहा है, एक मिठाई सी बना दो, कान के नीचे चपेट पड़ेगा, बोलेगा तुझे पता नहीं है कितना महंगा दूध हो गया है, चाय बन रही है ना 2 वक्त की, वही बहुत बड़ी बात है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर कोई चीज़ सस्ती हो जाती है ना, तो उसके जितने भी यूज़ हो सकते हैं हमारी मम्मी सब यूज़ कर लेती है। सस्ती, अरे ये भी बना लो, ये भी बना लो, मैं मिठाई बना देती हूँ, पनीर बना देती हूँ, मैं दही बना देती हूँ। अब वो चीज़ महंगी हो जाती है, तो हम लोग थोड़ी कटौती में जीने लगते हैं, लिमिटेशंस आ जाती है, और ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बचा बचा के अच्छे से यूज़ करें। तो हमने उसको यही बोला कि कोई चीज़ सस्ती हो जाती है तो उसके और भी डिफरेंट यूजेस हो जाते हैं। अगर जैसे कि क्या होता है, हमने सुना दूध में मिलावट चीज़, जब दूध अच्छा खासा आ रहा होता है तो मिठाइयाँ सब अच्छा बनता है, तब दूध कम आता है तो उसी में मिलावट करके हमें बेच देते हैं। तो क्या हो रहा है, बिकॉज सम कमोडिटीज कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, सम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, है ना। जैसे कि व्हेन द प्राइस इज हाई द कंज्यूमर यूजेस द कमोडिटी ओनली फॉर एसेंशियल पर्पसेस। दूध महंगा होगा तो उससे चाय बनेगी, ठीक है, और ज़्यादा आपको उसमें खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा आपको कोई मेवे वेवे नहीं बनाने, कोई हलवा वलवा नहीं बनाना। लेकिन व्हेन द प्राइस ड्रॉप्स, हलवा ही बनेगा, दही बनेगा, पनीर बनेगा, सब बनेगा। दे यूज़ इट फॉर लेस इंपॉर्टेंट पर्पसेस एज वेल, यानी जो चीज़ ज़रूरी नहीं भी है उसके लिए भी आप उसको डेली पर्पस के बेसिस पे यूज़ करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, मेकिंग चीज, बटर, स्वीट्स एक्सेट्रा। इफ द प्राइस फॉल्स पीपल विल यूज इट मोर फ्रीली फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स। फाइन, स्क्रीनशॉट। देखो भले ना स्क्रीनशॉट तुम्हें लग रहा है कि बाकी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, एक बार एग्जाम्पल्स के लिए ज़रूर रख लेना, बिकॉज एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे ना अपने उसमें, तो इसलिए एग्जाम्पल्स के लिए ज़रूर रख लेना। नेक्स्ट, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग या व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, हर चीज़ का इस दुनिया में ना एक्सेप्शन है, एवरीथिंग इज यूनिक, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो हमारे लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है भाई कि जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप रहता है ना, इस लॉ को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। कौन कौन सी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स दैट इज गिवन गुड्स। ठीक है, ये बहुत बार आपको अपने एमसीक्यू से मिलेगा, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बहुत पूछा जाता है। ये किससे रिलेटेड है? हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर से। फाइन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से रिलेटेड है। सपोज सो देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स को मैं लेना पसंद नहीं करूंगी, राइट? तो उसी को इन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स की गिवन गुड्स एक तरीके से इंफीरियर गुड है। मतलब इंफीरियर गुड का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी तो उसको मैं परचेज करना नहीं चाहूंगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कुछ गिवन गुड्स ऐसे होते हैं अगर जिसका प्राइस बढ़ जाता है या इनकम बढ़ भी जाती है तो भी मैं उसको लेना पसंद करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर गिवन गुड्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्राइस। और बल्कि हमने क्या पढ़ा था कि भाई कभी भी हम इंफीरियर गुड की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन गिवन गुड्स ऐसे कौन से गुड्स हैं? इंफीरियर गुड्स वो वाले गुड्स हैं जिनका अगर प्राइस बढ़ता है तो इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर गिवन गुड्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन द प्राइस एंड द डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द प्राइस। ये होता है गिवन पैराडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ राइस दैट इज एन इंफीरियर गुड, rice is the consumer may buy more rice and less wheat because rice is still cheaper than wheat। अगर हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें महंगी मिल रही है तो उसमें से आप देखते हो कि कौन सी कम महंगी है उसको मैं परचेज कर लेती हूँ, भले वो महंगा हो रहा है। जैसे कि अगर बोले कि आपका रिफाइंड ऑयल महंगा हो गया, आपका घी भी महंगा हो गया, आपका कुकिंग ऑयल और भी ऑलिव ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल होता है, ये सारे महंगे हो गए, सारी चीज़ें महंगी हो रही है। हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ महंगी होगी तो हम उसको परचेज नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं, है ना? तो उसमें से आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये रिफाइंड ऑयल ही है जो थोड़ा सस्ता है तो इसको मुझे परचेज करना पड़ेगा, तो उसमें गिवन पैराडॉक्स वर्क कर सकता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, डन, क्लियर, ओके, गुड। नेक्स्ट जो मेरे पास आता है फियर ऑफ शॉर्टेज। व्हाट इज दिस? फियर ऑफ शॉर्टेज क्या होता है? आपको लगता है कि भाई ये जो चीज़ है जैसी मार्केट में आएगी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी तो मुझे अभी परचेज करके रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ फ्यूचर शॉर्टेज ऑफ अ कमोडिटी देन दे बाय मोर यूनिट ऑफ नाउ इवन इफ द प्राइस राइजेस। मुझे पता है कि भले अभी इसका प्राइस ज़्यादा है लेकिन आगे जाके मिलने नहीं वाला है तो मैं अभी खरीद लूँगी। क्यों? बिकॉज बाद में हमें खरीदना नहीं पड़ेगा तो अभी मेरा काम हो जाएगा, यानी जो मैं बाद में खर्चा करने वाली थी उसको अभी ऐड कर दो तो उतना ही बैठ जाएगा। हम बोलते हैं ना, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत होता है कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही, ठीक है यार उसको अभी रख लो, बाद में काम आ जाएगा, बाद में चल जाएगा। लेकिन फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब होता है अगर आपको पता है कि आपने सुना भाई रूमर्स चल गए कि कहीं ना कहीं चावल जो है उसकी शॉर्टेज हो सकती है इंडिया में, और जिस किसी को जो रोज़ चावल खाने की आदत है वो क्या बोलेगा कि ठीक है अभी थोड़ा महंगा ज़रूर मिल रहा है लेकिन ले लो, क्या पता ये भी ना मिले आगे जाके। तो बिकॉज ऑफ फियर ऑफ शॉर्टेज आप अभी से ही उस चीज़ को लेने लगते हो, तो उस केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड उल्टा पड़ जाता है। बिकॉज वो चीज़ महंगी है लेकिन फिर भी आप क्यों खरीद रहे हो? बिकॉज आपको लग रहा है कि आने वाले समय में शायद वो चीज़ कम मिले। सो दैट इज वाई इट इज़ नोन एज फियर ऑफ शॉर्टेज। सो व्हेन कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ फ्यूचर शॉर्टेज ऑफ अ कमोडिटी दे बाय मोर ऑफ इट नाउ इवन इफ द प्राइस राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, during the initial period of COVID-19, people bought more necessities like wheat and pulses at a higher prices due to fear of shortage। ऐसा लग रहा था कि एक और लॉकडाउन ना जाए, एक और चीज़ें ना हो जाएं, तो इसलिए हमने अभी से सारी चीज़ें परचेज करके रख ली थी। हमने थोक में लोग परचेज करके रख रहे थे फॉर फ्यूचर यूज़, है ना? उसी को हम क्या बोलते हैं? फियर ऑफ शॉर्टेज। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसा लग रहा है स्टूडेंट्स? वीडियो समझ आ रहा है? हर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत डिटेल में पढ़ रही हूँ मैं, है ना? ये क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी सोचो कि अभी तक मैं ऑलरेडी डिमांड का कितना पोर्शन कवर कर चुके, उसी में कितना टाइम लग गया, और मैं बहुत टू द पॉइंट करके आपको पढ़ा रही हूँ। बस इससे ज़्यादा डिटेल में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ाया है इन योर प्रीवियस क्लासेस, है ना, जब इस टॉपिक को हम कवर कर रहे थे। तो कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता, आपको लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हूँ, उस केस में आप ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको सर्च करके मैग्नेट ब्रेन्स पे देख सकते हो, जहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है भाई, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है। रिवीजन क्या होता है? शॉर्ट में चीज़ों को बताना। फाइन, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स स्टेटस सिंबल और गुड्स ऑफ ऑस्टिनेशन। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ महंगी होती है, जितनी चीज़ महंगी उतना हम उसको खरीदेंगे। क्यों? बिकॉज कुछ लोग को आदत होती है शो ऑफ करने की। शो ऑफ मतलब
शो ऑफ मतलब बुरे सेंस में नहीं, कि आपको रहता है कि यार ठीक है कोई चीज़ महंगी है तो मैं अफोर्ड नहीं करूँगी तो कौन अफोर्ड करेगा, तो कोई चीज़ महंगी होती है तो वो और परचेज करते हैं। जैसे कि आपने देखो कई बार एंटीक्स और डायग्राम्स बोल रही हूँ, पिक्चर्स वगैरह है ना, आप देख रहे हो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स वगैरह इतनी लाखों लाखों करोड़ों में बिकते हैं। वैसे देखते रहते हो भाई इसमें ऐसा क्या है कि जो लोग इसके डॉलर देने को रेडी है, ऐसा क्या है कि लोग इसमें करोड़ों लुटाने के लिए रेडी है। तो कई बार क्या होता है, लोग क्यों खरीदते हैं, आर्टिस्टिक व्यू के लिए, क्या मुझे खरीदना है, स्टेटस सिंबल, तो वो इसमें किस में आता है, स्टेटस सिंबल वाले पॉइंट में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कई बार वो चीज़ महंगी भी होती है तो भी इसको लोग क्यों खरीदते हैं भाई, क्योंकि भाई स्टेटस। फाइन, जैसे कि स्टेटस सिंबल हम आईफोन की ही बात कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हो तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते अपनी किडनी बेच के ले रहे हैं, लेकिन लेंगे जरूर क्योंकि आईफोन चाहिए हमें, है ना। ओके डन। नेक्स्ट इग्नोरेंस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लो लगे हाथ, फिर मैं समझाती हूँ। देखो कई बार क्या होते हैं ना, इग्नोरेंस वाला फैक्टर हमारे ऊपर आता है। मम्मी बोलती है बेटा जाके कुछ लेके आओ मार्केट से, ठीक है, और आप डबल उसका प्राइस लेके आ जाते हो, फिर आप मम्मी बोलती कितने का लेके आए, बोलते इतने का, बोलते तो पागल है, कोई जरूरत नहीं है मार्केट जाने की, कुछ समझ नहीं, इतना पढ़ाया लिखा है कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं वो चीज़ महंगी, हमने बस उठा के लिया है, कितने की आती होगी तो मैं ले आया, तो हमें क्या पड़ती है चपेट। वही रीजन है इग्नोरेंस का। इग्नोरेंस का क्या है कि वो चीज़ महंगी मिल रही है फिर भी आप उसको परचेज कर रहे हो, क्यों, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो सस्ती भी मिल सकती है। सो देर इज लॉ ऑफ डिमांड में कौन सा है ये पॉइंट, इग्नोरेंस का। सो समटाइम्स कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ द एक्चुअल मार्केट प्राइसेस एंड एंड अप बाइंग मोर एट हायर प्राइसेस। अ कंज्यूमर माइट बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट बिकॉज दे डोंट नो इट्स चीपर एल्सवेयर। हमें पता ही नहीं, हम बोलते हैं ना अरे दूसरी दुकान में तो जाके देख लेता सस्ता मिलता, अब तो हमें बोलता मम्मी आपने बोला था सामान लेके आना, मैं तो ले आया, अब बाद में देखूंगा। वो कैसे कंज्यूमर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इग्नोरेंस वाले। क्लियर। नेक्स्ट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, मतलब अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो हमें फिर भी परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि मेडिसिन, वैसे तो किसी को नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको मेडिसिन परचेज करनी पड़े, लेकिन उसमें क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, उसमें लोग पैसा नहीं देखते, उसमें देखते सिर्फ जान, है ना। तो मेडिसिन आपको लेनी है, भले वो महंगी भी होगी फिर भी आप लोगे, बिकॉज यू वांट टू सेव समवन, राइट। सो एसेंशियल गुड्स जो होते हैं ना आर ऑलवेज इन डिमांड, और उनका भले प्राइस बढ़े घटे हम उसको फिर भी परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स मेडिसिन, पल्सेस, वीट, मतलब जो नेसेसिटी चीज़ें, रोटी कपड़ा मकान, है ना, नेसेसरी। रेंट बढ़ भी जाएगा फिर भी आपको देना पड़ेगा ना, बिकॉज आपको घर चाहिए, छत चाहिए। सो दैट इज़ वही सारी हमारी नेसेसिटीज़ है। क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके। जैसे कि हमारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है कि हम लोग अच्छा स्कोर करें, अच्छा अपने लाइफ में करें, अपने पेरेंट्स की हर ख्वाहिश को पूरी करें, ठीक है, तो भले हमें मेहनत डबल करनी पड़ेगी पर हम करेंगे। फाइन। चलो नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन वेदर। नाउ सीजन चेंजेस कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर अ सर्टेन गुड्स इवन इफ देयर प्राइस राइज। जैसे कि मैंने बोला कि भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, भले वो छाता 1000 रुपये में बेच रहा हो लेकिन तुम्हें लेना पड़ेगा बिकॉज तुम्हें अभी जरूरत है। सो दैट इज वाई सीजनल चेंजेस कैन अफेक्ट द डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स इवन इफ देयर प्राइस राइजेस। फाइन। डिमांड फॉर रेनकोट्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन इफ देयर प्राइसेस गो अप, क्योंकि लेना तो पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फैशन रिलेटेड गुड्स, ठीक है। कई बार होता है फैशन में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं भाई क्योंकि फैशन को फॉलो करना ज़रूरी है। मैं अगर फैशन को फॉलो नहीं करूँगी तो कौन करेगा फॉलो। ऐसा वाला जो एटीट्यूड रखते हैं ना, वो लोग लॉ ऑफ डिमांड को नहीं देखते कि प्राइस कम है कि ज़्यादा है। फैशन में चल रहा है गोल्ड चेन पहननी है, पहनूंगी, क्यों, बिकॉज चल रही है फैशन में, राइट। सो गुड्स दैट आर इन फैशन टेंड टू हैव अ हाई डिमांड रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, मतलब फर्क नहीं पड़ता प्राइस कम है ज़्यादा है, पहनना है तो पहनना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ द मोबाइल फोन बिकम्स ट्रेंडी, पीपल विल बाय इट इवन एट अ हायर प्राइस। कोई चीज़ फेमस हो जाती है भली वो कैसी भी हो, है ना। अब जैसे कि दिल्ली में क्या फेमस हुआ है कि भाई डजेंट मैटर, सबने मोमोज वगैरह छोड़ के क्या खाना शुरू कर दिया, भले उसका प्राइस ज़्यादा है कम है, लोग फिर भी खा रहे हैं बिकॉज सब खा रहे हैं। कुछ याद आ रहा है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़े। सो दीज एक्सेप्शन इलस्ट्रेट्स दैट वेरियस फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस डिमांड बियॉन्ड सच प्राइस चेंजेस। देखो शी हैज डन अ वंडरफुल जॉब, उन्होंने अपने एक तरीके से डिमांड बढ़ा दी, लेकिन डिमांड क्यों बढ़ी है, बिकॉज पीपल वांट टू ट्राई, बिकॉज फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, तो दे वांट टू ट्राई इट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। क्लियर हुआ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन।
हमने पढ़ा कि रीजंस कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रीजंस है हमारे पास, लॉ ऑफ डीएमयू रीजन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है, एडिशनल कस्टमर्स हैं, डिफरेंट यूजेस हैं। उसका हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं कर रही है, गिवन गुड्स, फियर ऑफ शॉर्टेज, स्टेटस सिंबल, इग्नोरेंस, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, चेंज इन वेदर एंड फैशन रिलेटेड गुड्स, ये सारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। अब हम आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, फिर हम आगे इसको पढ़ते हैं। पढ़े आगे। अब देखो, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मैंने क्या बोला था, कब होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ ओन गुड्स, और बाकी सारे फैक्टर्स को मैं कंसीडर नहीं करती। तो मैं कब बोलूँगी कि मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व कब हो रहा है, जब चेंज हो रहा है डिमांड के खुद के प्राइस में। क्लियर, इतना समझ आया सबसे पहले। So when the quantity demanded of a commodity changes due to the change in its own price, keeping other factors constant, it is known as change in quantity demanded. बहुत मार पड़ेगी अगर ये सारी चीज़ें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको इग्नोर कर देते हो कि हाँ हम तो लिख लेंगे, समझ आ जाएगा। यही होता है, फिर जो होता है फिर आपसे देखा नहीं जाता है। दैट इज़ वाई आपको याद रखना है कि डेफिनेशन पूरी लिखनी है। जैसे कि अगर लिखा है कि चेंज इन इट्स प्राइस, यहाँ तक मत लिखना, पूरा लिखो, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। फाइन। तो जब भी मैं मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ प्राइस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आ रहा है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। फाइन। नाउ इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। मतलब मूवमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, सेम डिमांड, शिफ्ट नहीं हो रहा है, आगे पीछे नहीं, उसी जगह पे क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मैं क्या बोलती हूँ, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। नाउ देयर कैन बी ईदर अ डाउनवर्ड और एन अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड हो रहा है मतलब एक्सपेंशन है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट यानी एक्सपेंशन, और अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। फाइन। अभी एक और मैं एक चीज़ दिखाऊंगी ना, ये जो पूरी यहाँ पे खिचड़ी लिखी हुई है ना, उसी को फ्लो चार्ट में बना दिया है। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन, समझे क्या है भाई। तो मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों हो रहा है, बिकॉज चेंज इन इट्स ओन प्राइस। इससे क्या होगा, मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में अलॉन्ग द कर्व, मतलब शिफ्ट नहीं होने वाला, आगे पीछे नहीं होने वाला, ऊपर नीचे होएगा, ऐसा देखो, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। फाइन। सो देयर विल बी मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। क्या होगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब एक्सपेंशन इन या इंक्रीज इन डिमांड बोल सकते हो, है ना। सो व्हेनेवर देयर इज एन डिक्रीज इन प्राइस, जैसे कि समझो ये डिमांड का वैसा है, ठीक है, तो देर प्राइस इतना है, अगर प्राइस मेरा कम हो जाए, है ना, तो पहले मैं इस प्राइस पे इतना ही खरीद पा रही थी, अब मैं इस प्राइस पे इतना खरीद पाऊंगी, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो कहाँ जो मेरा ग्राफ था, सपोज ऐसा समझो, है ना, ग्राफ अगर प्राइस की इतनी बात करो, डिमांड इतनी थी, अब प्राइस में इतना आ गया, तो मैं इतना और परचेज कर सकती हूँ क्योंकि प्राइस कम हो गया है, तो मेरी डिमांड क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है। तो कब होगा, जब मैं डाउनवर्ड मूवमेंट करूंगी। सो व्हेनेवर देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट देयर इज गोइंग टू बी एक्सपेंशन। क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब प्राइस हमारा बढ़ जाता है, तो डिमांड कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फाइन। सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट कब होगा, अपवर्ड मूवमेंट कब होता है स्टूडेंट्स, जब भी जो है प्राइस हमारा इंक्रीज हो जाता है, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो मैं क्यों खरीदूंगी, तो उस केस में क्या होगा, अपवर्ड होगा, मतलब हमारा जो डिमांड कर्व है ऊपर की तरफ जाएगा। सिमिलरली डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, जब प्राइस मेरा कम हो जाएगा तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है बढ़ जाएगी। फाइन। सो डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, अ डिक्रीज इन द प्राइस। अगर प्राइस मेरा कम हो गया, है ना, यहाँ से P1 हो गया, तो देखो मैं इतना और परचेज कर सकती हूँ, तो एक तरीके से मेरा सामान और ज़्यादा मैं खरीद सकती हूँ। सो दैट इज़ वाई वो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन। ठीक है, जब भी प्राइस हमारा कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।
डन। अब बात करते हैं हम लोग एक्सपेंशन एंड डिमांड। एक्सपेंशन एंड डिमांड क्यों होता है? एक्सपेंशन कब होता है? whenever there is decrease in the price. So expansion demand refers to the rise in the quantity demanded due to the fall in the price. So expansion and demand क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब भी मेरा प्राइस कम हो जाएगा तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, उसी को मैं क्या बोलती हूँ? एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है हमारे पास एक्सपेंशन, या मैं बोल सकती हूँ एक तरीके से इंक्रीज और एक तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट। ये दोनों ही चीज़ें सेम है। तो जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट होने वाला है यानी एक्सपेंशन होने वाला है, यानी प्राइस कम हो गया और हमारा जो डिमांड है बढ़ गई, सो इट लीड्स टू द डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन डिमांड। इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर स्टूडेंट्स? टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन? क्लियर? ओके, तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि एक्सपेंशन एंड डिमांड क्या होता है कि जब भी मेरा प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगा, तो मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और मैं क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रही हूँ, यानी मैं सिर्फ प्राइस की बात कर रही हूँ ऑफ ओन गुड, बाकी किसी भी चीज़ को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? चलो नेक्स्ट पे आते हैं इसको समझने के लिए और अच्छे से। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द एग्जाम्पल। प्राइस देखो, प्राइस पहले 20 था, 15 हो गया, मतलब 5 रुपये सस्ता हो गया, मतलब मैं ज़्यादा सामान खरीद सकती हूँ। पहले मैं सिर्फ 100 यूनिट्स खरीद पा रही थी, अब मैं 150 खरीद पा रही हूँ, मतलब चेंज देखो 50 यूनिट्स मैं ज़्यादा खरीद पा रही हूँ। तो उस केस में क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और मेरी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड या इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? गॉट इट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। डन स्टूडेंट्स? क्लियर? आगे बढ़े? चलो ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड इसका अपोजिट हो जाएगा। कब होता है? जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड रिफर्स टू द फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट लीड्स टू द अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऑल्सो नोन एज डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। कभी भी ना डिक्रीज इन डिमांड मत बोलना, हमेशा क्वांटिटी वर्ड को ऐड करना, बिकॉज हम यहाँ पे बात करें प्राइस की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं। फाइन, सो दैट इज वाई क्वांटिटी को मेंशन करना जरूरी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डन? हो गई कहानी खत्म? आगे आ जाओ। नाउ इसको भी समझते हैं एक टेबलर फॉर्मेट में शेड्यूल के थ्रू। अब क्या हो रहा है? प्राइस हमारा बढ़ रहा है। पहले 20 रुपये प्राइस था, 25 रुपये प्राइस हो गया, मतलब 5 रुपये और महंगा हो गया। तो क्या हो गया? पहले मैं 70 यूनिट्स खरीद रही, सॉरी 100 यूनिट्स खरीद रही, अब मैं सब 70 खरीद रही हूँ। तो क्या हो गया? 30 यूनिट्स कम हो गए। Initially, I was buying 100 units of a commodity at the price ₹20. Now I am buying only 70 units of a commodity at price 25. Why? Because there is an increase in price. And whenever there is an increase in price, the quantity demand will fall. तो यही वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। प्राइस हमारा बढ़ गया, डिमांड हमारी क्या हो गई? गिर गई। तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स? ओके, सो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इन डिमांड को। ठीक है, उससे पहले आप ना इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। रुको, चेंज इन डिमांड हम पढ़ चुके हैं, डिमांड फॉर कमोडिटी हम पढ़ चुके हैं। दिस वन, इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो अब थोड़ा दूसरा वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। फाइन, अब हम लोग पढ़ने वाले चेंज इन डिमांड क्या है। दोनों ही टर्मिनोलॉजीज अलग है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, दोनों ही टर्म्स जो है अलग है, उनका मीनिंग भी अलग है। तो आपको याद रखना है कि पेपर में वो क्या पूछ रहे हैं। कई बार होता है ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है,
लेकिन क्या होता है छोटी छोटी बारीकियों का मिस कर देते हो, आप गलत आंसर लिख के आ जाते हो। लिखा आपने सही है लेकिन क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं गया है, राइट। सो दैट इज वाई रिमेंबर कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है, मेक श्योर कि हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट पढ़े, बिकॉज इकोनॉमिक्स में आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ अजम्पशंस, राइट। तो इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ उठा के वो पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा स्मार्ट वर्किंग भी करना है, मेहनत आप सभी कर ही रहे हैं, आई नो दैट, बट यू ऑल्सो हैव टू डू स्मार्ट वर्क। नाउ कमिंग बैक टू आवर सेशन, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन डिमांड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो उसमें क्या होता था, मूवमेंट अलोंग द कर्व, है ना, अपवर्ड होता था या डाउनवर्ड होता था, वो चीज़ क्लियर हो गई, डन। कैसा लग रहा है वीडियो, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप मुझे बताइए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और भी अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टूडेंट्स, सो चेंज इन डिमांड क्यों होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों हो रहा था, क्यों क्वांटिटी डिमांडेड को हम बोल रहे थे कि उसमें से प्राइस को कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब मैं चेंज इन डिमांड की बात कर रही हूँ मैं बाकी सारे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, अदर देन प्राइस। व्हाट आर दोस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट, कस्टमर की प्रेफरेंस, टेस्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। डिटर्मिनेंट्स याद आ रहे हैं, एग्जैक्टली। तो चेंज इन डिमांड क्या होता है, प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स। अब क्या होगा, इसमें शिफ्ट होगा, रिमेंबर। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन डिमांड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट होने वाला है, फाइन। शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि डिमांड कर अगर हमारा ऐसा बनता है तो या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा यानी आगे की तरफ जाएगा, या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो पीछे की तरफ आएगा, फाइन। क्लियर हुआ इतना, डन। नाउ तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में आपको पढ़ना है कि एक होता है राइटवर्ड शिफ्ट और एक होता है हमारे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइट का मतलब पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखना व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, तो जब भी मेरी डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है किसी और फैक्टर्स की वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, तो क्या होगा, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। क्या हुआ कि भाई मैंने तो अपना प्राइस कम ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जो मेरा सब्स्टिट्यूट गुड था वो महंगा हो गया, तो लोग अपने आप मेरे पास आ गए। तो भाई मैंने तो ऐसा कोई मेहनत नहीं करी, ना मैंने प्राइस कम किया ना ज़्यादा किया, लेकिन किसी और ने कुछ किया तो उसका जो फल है मुझे मिल गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड। अगर वो फेवरेबल कंडीशन है, अगर उसने सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम कर दिया तो लोग मेरे यहाँ से उसके पास चले जाएंगे ना। सो पॉजिटिव है तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, और अगर नेगेटिव है देन इट इज गोइंग टू बी द लेफ्टवर्ड शिफ्ट, फाइन। क्विकली इसको रीड करो, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, समथिंग विच इज गुड फॉर योर बिजनेस इट इज फेवरेबल, तो वो इंक्रीज इन डिमांड होगा। और यहाँ पे क्या है, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस मीन समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर योर बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। आई होप दिस पर्टिकुलर चार्ट इज क्लियर। अगर ये चार्ट क्लियर है तो आने वाली स्लाइड्स में आपको बिल्कुल देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। बट यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जितना फ्लो चार्ट के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू पढ़ोगे ना, उतना ही इकोनॉमिक्स के जो आपका डेटा है, जो इतना सारा कलेक्ट हो गया ना दिमाग में, आप उतने अच्छे से क्लियर कर पाओगे। वाई, बिकॉज इकोनॉमिक्स is difficult, है ना, there are so many things to learn, so many schedules, so many graphs, so many curves, so that is why it is important कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू और माइंड मैप्स के थ्रू याद करो। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे व्हाट आर द वेरियस रीजंस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, समथिंग विच इज अदर देन प्राइस, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना भाई, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन अदर फैक्टर्स, राइट। सो अगर मैं बात करूँ शिफ्ट इन डिमांड तो क्यों हो रहा है, बिकॉज प्राइस के अलावा और जितने भी फैक्टर्स हैं जो किसी डिमांड को इफेक्ट कर सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो फेवरेबल चेंजेस भी हो सकते हैं, वो अनफेवरेबल चेंजेस भी हो सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट कुड बी द रीजंस, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, expectation of change in price in future, change in population, change in distribution of income and change in season weather. What are these? These are the factors affecting the demand, or I could say that these are the determinants of demand which we have already studied. Fine? तो ये क्या हो गए, वो सारे आपके पास फैक्टर्स हो गए। क्लियर। तो जब भी इन सारे, देखो कई बार क्या हो सकता है, अभी आप बोल रहे हो मैम इन सबको पढ़ने की क्या जरूरत है, आई विल टेल यू अ क्वेश्चन बाय CBSE, ठीक है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ बोल दिया कि चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल लीड टू द शिफ्ट और मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। क्यों, बिकॉज हम तो बोलते हैं कि ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, अंदर का डिटेल का पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने मन से लिख देंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, वो जमाना गया कि आपके पास क्वेश्चन आया और आपको जो आता आपने लिख दिया। नाउ इट इज वेरी सब्जेक्टिव, वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपका देखा जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी कितना है। Clear? It's not about how much you can remember, it's now about how much you can understand. So the situations have changed, the circumstances have changed, and so has your teaching style and learning style should also change. Clear, students? Okay. Coming back to the
एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। अगर इंक्रीज इन डिमांड क्या हो रहा है, जब फेवरेबल चेंजेस हो रहे हैं तो इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इन द शोन इन द पिक्चर आप देखो तो ये वाला जो पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट, और ये वाला जो पोर्शन है लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, व्हेनेवर देयर आर फेवरेबल चेंजेस, और लेफ्टवर्ड कब होगा, जब भी कुछ अच्छा नहीं होगा। क्लियर, डन। आई थिंक इसका तो हमें एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब हाँ, ये थोड़ी चीजें हैं जिनका आपको स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा। नाउ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं भाई, कि अगर मेरा गुड उनको नहीं पसंद आ रहा, जैसे कि इफ आई सपोज सेल कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, तो उनको नहीं पसंद आ रहा, लेकिन बगल में एक फ्रूट जूस वाला है, ठीक है, तो लोग एक तो आप तो पैकेट फूड ले लो या फ्रेश जूस ले लो, तो हो सकता है कि लोग उसको ज़्यादा पसंद करें, तो हम एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। तो हो सकता है कि भाई वो जूस वाला इतना महंगा दे रहा है, कहाँ से 10 रुपये की फ्रूटी है, कहाँ मैंगो जूस 50 रुपीज़ का दे रहा है, तो सम पीपल माइट परचेज इट बिकॉज इट इज ऑर्गेनिक एंड सम पीपल फील लाइक यार 50 रुपये का ये दे रहा है, अच्छा तो 10 रुपये वाली फ्रूटी ले लो। सो ऑल दीज थिंग्स गोज बिहाइंड अ पर्टिकुलर डिसीजन बाय द कंज्यूमर। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी स्टूडेंट्स, वो दोज गुड्स होते हैं अगर ये नहीं मिला तो ये चल जाएगा, मतलब कि एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। फाइन। नाउ अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर मेरा सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया तो मेरा फायदा है ना, बिकॉज उसके मुताबिक जो मेरा जो प्रोडक्ट आपको बिजनेस है वो सस्ता पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई कंज्यूमर विल कम टू मी। तो ये क्या हो रहा है, मेरे लिए फेवरेबल सिचुएशन होगा। सो व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, इट इज गोइंग टू हेल्प मी। फाइन। सो when price of substitute goods say coffee rises, the demand for the given commodity say tea also goes up as it is the same price। तो मैं बोल सकती हूँ अगर substitute goods का जो है प्राइस बढ़ा है ना, तो मेरे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन माई कमोडिटी एंड द सब्स्टिट्यूट गुड इज एज कि अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा है ना, सब्स्टिट्यूट जो गुड है उसका प्राइस बढ़ेगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज उसके मुताबिक जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो सस्ता होने वाला है। क्लियर हुआ था स्टूडेंट्स? होपफुली दिस इज क्लियर। लेट्स रीड इट क्विकली। सो व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड से कॉफी rises, the demand for the given commodity say tea also rises from OQ to OQ1 at this price or same price of OP. It leads to a rightward shift in the demand curve of the given commodity, जो हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, rightward shift हो गया। So you have to remember students, whenever there is an increase in the price of substitute goods, the demand of my product will increase and vice versa। अगर मेरा गुड महंगा हो गया है ना, तो फिर उसकी सेल बढ़ जाएगी। क्लियर? ओके, कमिंग बैक टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना। अगर डिक्रीज हो गया प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स तो फिर तो उल्टा हो गया। अभी तक हम एंजॉय कर रहे थे कि बढ़िया है यार, उससे तो सस्ता ही है मेरा, तो लोग मेरी तरफ ही आ रहे। अब उनने मार्केटिंग गेम खेल दिया, उन्होंने और सस्ता कर दिया, तो क्या हो जाएगा, लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, सो व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो क्या हो गया, जब इंक्रीज हो रहा है सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, सो इट इज गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर मी। मैं क्या हो भाई, मेरा बिजनेस, मैं से कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर प्राइस उनका सस्ता हो गया तो मेरा महंगा हो जाएगा ना, उनके मुताबिक। मैंने कुछ किया भी नहीं चेंजेस, ना मैंने अपना प्राइस बढ़ाया ना कम किया। ये तो थर्ड पार्टी है भाई, वो अपना प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरे डिमांड में चेंज देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ, अगर डिक्रीज हो रहा है प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का उनका, तो उसका इफेक्ट मेरे पे क्या आएगा कि भाई मेरी डिमांड भी गिर जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर हुआ इतना स्टूडेंट्स? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका सेकंड वाला स्क्रीनशॉट। क्लियर? डन। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होपफुली सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। दिस इज अ क्विक रिवीजन, ओके। दिस इज गोइंग टू बी वेरी टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। ज़्यादा मैं इसके फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिवीजन में आपको जितना हो सके उतना मैं आपको सारा डिटेल्स प्रोवाइड करूँ स्टूडेंट्स, लेकिन दिस इज अ रिवीजन सेशन, सो यू हैव टू रिमेंबर कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, इन दैट केस यू विल हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियो और द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। फाइन, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, shall we move forward then students? Okay, now change in the price of complementary goods। अभी मैंने क्या देखा, substitute goods। complementary goods कौन से goods होते हैं जो simultaneously हम यूज करते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, इंक एंड पेन, ये क्या है, हमारे complementary goods है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे कि मैं आपको हमेशा एग्जांपल दे रही हूँ कि कार तो आपने खरीद ली, लेकिन उसमें पेट्रोल डलाने के आपके पास पैसे नहीं है, तो उसमें काम नहीं चलने वाला ना। तो व्हाट हैपेंस इट, आप ये तो बोल नहीं सकते पानी डाल दीजिए चला लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, आपको पता है डीजल या पेट्रोल ही डलना है आपकी कार में। सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो दोनों साथ में यूज किए जाते हैं। सो अगर किसी भी चीज का प्राइस इंक्रीज हो गया, सपोज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस महंगा हो गया, अब ऐसे सोचो, देखो एग्जाम्पल्स के थ्रू सोचा करो। अगर आपको लग रहा है ना कि इकोनॉमिक्स मुझे हार्ड लग रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
एग्जाम्पल्स, अब जैसे कि पेट्रोल अगर महंगा हो जाएगा, आप खुद सोचो, क्या आप जैसे कि 4 फ्रेंड्स आप लोग बाहर घूमने जा रहे हो तो चारों अपनी अपनी गाड़ी लेके जाओगे क्या? आप बोलोगे नहीं यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, 2 गाड़ी कर लो, एक पे दो बैठ के निकल लेंगे अपन तो, है ना। और अगर 4 व्हीलर है तो एक करके निकल लेते, क्यों? बिकॉज पेट्रोल महंगा हो गया है। तो आपका क्या डिमांड डिक्रीज होने लगता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ऐसा है कि अगर एक का ही प्राइस एक तरीके से इंक्रीज हो गया ना, तो उसकी डिमांड दूसरी वाली की अपने आप घटनी है। वाई? बिकॉज क्योंकि दोनों के बीच में ऐसा ही रिलेशनशिप है। सो अगर इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना, जैसे कि अगर मेरे लिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज क्योंकि मैं कार चलाना पसंद ही नहीं करूंगी। क्यों भाई, इतना पेट्रोल महंगा कौन करे, सच में बस से ना चली जाऊँ, 10 रुपये लगेंगे बस, और कहाँ इसमें मेरे को 150 रुपीज़ लग जाएंगे। सो यू कैन सी कि 140 रुपीज़ का मार्जिन आ रहा है ना। तो ऑफकोर्स कुछ कस्टमर्स नहीं सोचते, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर्स थिंक लाइक दैट। सो फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हैव टू सी दैट स्टूडेंट्स, अगर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड हमारा महंगा हो रहा है ना, तो क्या हमारी गुड की डिमांड घटने वाली है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने वाला है। फाइन, क्लियर, डन, ओके। नाउ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी उल्टा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया तो क्या होगा? तुम सारों के सारे जितने ही फ्रेंड्स हैं सब उठा के निकलोगे अपनी अपनी बुलेट, अपनी बाइक और अपनी स्कूटी कि चलो घूम कर आते हैं। फिर पेट्रोल का ध्यान नहीं रहता, राइट? बिकॉज पेट्रोल हमारे लिए सस्ता हो गया है तो हम लोग अच्छे से मजे कर सकते हैं। तो दैट इज द केस कि अगर डिक्रीज हो रहा है ना कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस के गुड्स में, तो मेरी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? डन, ओके। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मेक अ प्रॉपर चार्ट लाइक दिस। फाइन, मेक ग्राफ्स, मेक शेड्यूल्स प्रॉपरली, उसको लर्न करो। डन स्टूडेंट्स, क्लियर? होपफुली वाला पैटर्न आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से थम्स अप दे दो। फाइन, चलो नाउ, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिमांड। ठीक है, ये वाले सेशन में जो हमने रिवीजन किया स्टूडेंट्स, इसमें ना मैंने पूरा डिमांड की सीरीज को कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, इससे पहले वाला जो रिवीजन था उसमें हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कवर किया था। दैट वाज अ लॉन्ग वीडियो बिकॉज मैं चाहती थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला जो पोर्शन है एक बार में कंप्लीट हो जाए। फिर डिमांड का मैं कंप्लीट यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, और इसका आने वाला जो सेशन होगा इट इज़ गोइंग टू बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो बिल्कुल आपको बने रहना है रिवीजन पे। रिवीजन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट वाले नोट्स भी देखने हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट पे बताइएगा, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। फाइन, तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स। उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमेशा गिवन रहती है, तो एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट कर लेना। एंड नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड नॉट जस्ट दैट, साथ में आपको वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी मिलने वाला है। सो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू हियर स्टूडेंट्स। तो आपको डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट टू यू, और नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, यू कैन फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स एज वेल, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। फिर भी कोई डाउट हो, हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट को आप रेफर कर सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।